हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो आज हम क्लास 10th की केमिस्ट्री का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन इक्वेशन को अच्छे से बढ़िया से रिवाइज करेंगे 20 से 25 मिनट में। देखो, कहने को तो ये फास्ट रिवीजन है भाई, पर आपको मैं प्रॉमिस करता हूं कि इसमें मैं 100% एक एक लाइन एनसीईआरटी की कवर कर दूंगा, पूरी की पूरी। अगर आपका सीबीएसई बोर्ड है जहां एनसीईआरटी से ही पेपर आता है, या आपका कोई और बोर्ड है जहां एनसीईआरटी ही चलती है, तो बेटा आपके एग्जाम पेपर में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आज के इस 20 से 25 मिनट के वीडियो के अंदर से आएंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूं। हाँ, पर कई बच्चे होंगे जिसको ये चैप्टर डिटेल में पढ़ना होगा, जिसे मन होगा कि रिएक्शन याद करने की कोई ट्रिक मिल जाए, वो कलर्स याद करने की कोई ट्रिक मिल जाए, बैलेंस करना कोई अच्छे सिखा दे। तो बेटा उनके लिए मैंने 1.5 घंटे का एक डिटेल वीडियो भी इस चैप्टर का बनाया है, आप उसको देख सकते हो। उसमें मैंने एकदम खोल के पढ़ाया है, खूब सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराए हैं। पर आज इस 20 से 25 मिनट के वीडियो में मैं उतना सब पढ़ा दूंगा जो आपके एग्जाम में आएगा और आएगा। चलो भाई शुरू करते हैं। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन क्या होता है? तो बेटा एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई एक नया केमिकल बन जाए उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अ प्रोसेस इन विच न्यू केमिकल्स आर फॉर्म्ड। अब केमिकल इक्वेशन क्या होता है? मान लो हम कहते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके वाटर बनाती है। अब इसको लिखने के लिए हमें कुछ शॉर्ट मेथड चाहिए, ऐसे HYDROGNE हाइड्रोजन, इतना लंबा नहीं लिखना। तो केमिकल इक्वेशन क्या कहती है कि केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स और फॉर्मूले से बता दो। जैसे हाइड्रोजन के लिए H2, ऑक्सीजन के लिए O2 कंबाइन टू फाइंड वाटर, वाटर के लिए H2O। अच्छा, जो चीजें रिएक्ट करती है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और जो बनता है बाद में उसको बोलते हैं प्रोडक्ट्स। एक चीज और, ये ब्रैकेट में G लिखा है मतलब गैसियस, ये ब्रैकेट में L लिखा है मतलब लिक्विड, कई बार ब्रैकेट में AQ लिखा होता है मतलब एक्वस सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन इन वाटर। ब्रैकेट में PPT लिखा है तो प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट मतलब ऐसी चीज जो वाटर में सॉल्युबल ना हो, इनसॉल्युबल इन वाटर। ब्रैकेट में S लिखा है तो सॉलिड फॉर्म में है, ब्रैकेट में एरो बना है तो मतलब गैसियस फॉर्म में कोई चीज है। चलिए नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग का मतलब क्या? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, जितने LHS पे उतने RHS पे होने चाहिए। जैसे यहां पे देखो LHS में 2 A है, RHS में 1 A है, तो यहां पे हमने 2 लगा दिया, और B इधर भी 2 इधर भी 2। ये क्या हो गई? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सवाल आता है कि क्यों करना है बैलेंस, क्या मजा मिल रहा है 2 2 लगा के, ऐसे ही क्यों नहीं छोड़ा? तो बेटा इसलिए करते हैं ताकि कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड रहे, यानी मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में मास गायब नहीं हो सकता। देखिए इस तरफ कितना मास है, 2 A के एटम का मास प्लस 2 B के एटम का मास, तो इधर भी कितना मास होना चाहिए, 2 A के एटम का मास और 2 B के। तो जब एटम बराबर करेंगे तो मास भी LHS RHS में बराबर होगा। अब देखिए कैसे बैलेंस करना है, प्रैक्टिस करते हैं। तो सबको पता है वो हिट एंड ट्रायल मेथड लगाते रहो और उसमें दिमाग खराब करते रहो साहब, ऐसे थोड़ी होता है। एक अपने को ट्रिक पकड़नी है कि अपन किसी भी रिएक्शन को जब बैलेंस करेंगे तो सबसे पहले अपन मेटल को बैलेंस करेंगे। मेटल क्या होता है? जिंक, आयरन, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, पता है ना, कॉपर, कैल्शियम, लेड, ये सब मेटल। जैसे ही मेटल बैलेंस हो जाए फिर नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे। नॉन मेटल क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। अच्छा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को यहां मत लेना, कार्बन, नाइट्रोजन। जब नॉन मेटल भी बैलेंस हो जाए तब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, और जब ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाए तब हम हाइड्रोजन को। सबसे पहले मेटल जिंक, आयरन, सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर, कैल्शियम, लेड, फिर नॉन मेटल क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन, और जब ये भी हो जाए तब ऑक्सीजन, और सबसे लास्ट में हाइड्रोजन। चलो इसको देखते हैं। सबसे पहले मेटल, मेटल कौन है? जिंक, यहां एक बैलेंस्ड है। नेक्स्ट नॉन मेटल, नॉन मेटल क्या होता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन है, इधर 1 इधर 2, तो यहां पे लिख लिया 2। नॉन मेटल के बाद ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन नहीं है, इधर भी नहीं, फिर हाइड्रोजन, यहां पे 2 हाइड्रोजन, यहां पे 2 हाइड्रोजन, रिएक्शन बैलेंस्ड। नेक्स्ट रिएक्शन लेड नाइट्रेट का टूटना, डीकंपोजिशन, और ये सब बनता है। चलो इसको बैलेंस करेंगे, पॉज करके ट्राई करो कैसे होगा भाई। सबसे पहले मेटल, मेटल क्या है? लेड, यहां पे 1 लेड, यहां पे 1 लेड, बैलेंस्ड। अब नॉन मेटल क्लोरीन, ब्रोमीन, नाइट्रोजन, 1 2 नाइट्रोजन, यहां पे 1, देखो इधर कितना है 2, और यहां पे 1, तो क्या करें यहां पे 2 लिख ले, नाइट्रोजन बैलेंस्ड। अब नॉन मेटल के बाद ऑक्सीजन, यहां कितना ऑक्सीजन? 2 3 जा 6, यहां 1 2 दूनी 4 2 6, क्लियर है? 1 2 दूनी 4 2 6, 4 2 6 1 7 ऑक्सीजन, यहां कितनी है? 6 ऑक्सीजन, इधर कम है, इधर बढ़ानी होगी। कैसे बढ़ा सकते हैं? यहां क्या लिख सकते हैं? 2, बहुत ज्यादा बढ़ गई, कोई बात नहीं, यही तरीका है।
अब देखो जैसे ही 2 लगाओगे वैसे ही मेटल बराबर नहीं रहा, तो हमें फिर से ऊपर से नीचे चलना पड़ेगा, फिर से प्रोसेस रिपीट करो, क्योंकि 2 लगाते ही लेड का बैलेंसिंग खत्म। तो ऊपर गए, सबसे पहले फिर से मेटल, यहां 2 लेड, यहां 1 लेड, तो यहां 2 लगा दिया। टेंशन मत लो कि ऑक्सीजन खराब हो रहा है, ऊपर से चलेंगे बार बार। अब नॉन मेटल क्या है हमारे पास, नाइट्रोजन, यहां 2 दूनी 4 नाइट्रोजन, यहां कितना लिखा है 2, तो यहां पे भी 4 नाइट्रोजन लगा देते हैं। अब ऑक्सीजन 2 3 जा 6, 2 जा 12, 12, यहां 2, 4 2 जा 8 और 2 10, 8 2 10, 2 12। तो अगर कभी बैलेंस करते हुए कोई पुरानी चीज बिगड़ जाए, मेटल बिगड़ जाए, नॉन मेटल, तो पूरा प्रोसेस फिर से रिपीट कर दो। कुछ रिएक्शन मैंने आपको होमवर्क के लिए भी दी है। एग्जाम के लिए कुछ लंबी लंबी जो बैलेंसिंग होती है 4 6, तो कुछ रिएक्शन का एक कोफिशिएंट याद कर लेना। जैसे MnO2 प्लस HCl वाली MnCl2 वाली इक्वेशन में यहां पे ना हमेशा 4 HCl आता है, ये चीज दिमाग में डाल लो, बाकी इक्वेशन बहुत इजीली बैलेंस हो जाएगी। फॉर एग्जांपल लेड नाइट्रेट वाले में भी अगर याद कर लो कि NO2 के साथ 4 आता है, क्योंकि ये रिएक्शन अपनी एनसीईआरटी की है। चलो अब होमवर्क है, आप खुद से ट्राई करना। आगे बढ़ते हैं बच्चा, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अभी भी नहीं समझ में आया तो 1.5 घंटे वाले वीडियो में देख लेना, उसमें और प्रैक्टिस कराए। अब किस किस तरह केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहां 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेड मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, 2 चीजें मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट। पहला मैग्नीशियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ MgO बन गया, 2 चीजें मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट। ये बेटा व्हाइट पाउडर होता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और ये मैग्नीशियम किस फॉर्म में होता है, मैग्नीशियम रिबन, ऑक्सीजन के साथ जलता है MgO। क्या होता है भाई, डेजलिंग व्हाइट लाइट, बहुत ढेर सारी लाइट निकलती है। और क्या होता है, हीट भी निकलती है। जिस रिएक्शन में बाहर हीट निकलती है उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें बाहर हीट निकलती है। और जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक तो इसमें बहुत सारी लाइट निकली, चमकी, चमका बहुत तेज, दूसरा इसमें हीट भी निकली। रिएक्शन क्या है, कॉम्बिनेशन, 2 चीजें मिलकर एक बनी, और एक्सोथर्मिक क्योंकि हीट भी निकली। कहा जाता है इस रिएक्शन को करते वक्त इसको आंखों से दूर रखो। ये क्वेश्चन आया, क्यों दूर रखो, क्योंकि बहुत ब्राइट लाइट निकलती है, उसकी तरफ देख लोगे तो आंखों में अंधेरा हो जाएगा, यू कैन नॉट सी एनीथिंग एल्स फॉर लिटिल अमाउंट ऑफ टाइम। नेक्स्ट है कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैसा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन, 2 चीजें मिलके एक बन गई। कैल्शियम ऑक्साइड को बेटा हम लोग क्विक लाइम भी बोलते हैं। तो क्विक लाइम कंबाइंस विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको बेटा स्लेग्ड लाइम भी बोलते हैं, स्लेग्ड लाइम। सब एनसीईआरटी के रिएक्शन से यही सब आते हैं भाई। ये हो गया हमारा बैलेंस केमिकल रिएक्शन। क्विक लाइम किसमें गया, वाटर में, क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक्वस मतलब पानी के अंदर इसका सोल्यूशन है ना। अच्छा, क्विक लाइम रिएक्ट्स विग्रसली विद वाटर। क्विक लाइम कैसे रिएक्ट करता है वाटर के साथ, विग्रसली, बहुत जोर शोर से, बहुत गंदे तरह से, बहुत एनर्जी निकलती है। राइज इन टेम्परेचर, क्यों भाई, क्योंकि विग्रसली रिएक्ट किया तो क्या हुआ, राइज इन टेम्परेचर, मतलब एक्सोथर्मिक, मतलब हीट बाहर निकली। ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, बोलो, कॉम्बिनेशन और साथ साथ एक्सोथर्मिक। ठीक है। बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल भाई, कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, 2 चीजें मिलकर एक बनी, क्या हो गया, कॉम्बिनेशन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है डीकंपोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में क्या हुआ, 2 चीजें मिलकर एक चीज बनी। डीकंपोजिशन में एक चीज टूटकर 2 या 2 से ज्यादा चीजें बनेगी। चलो देखते हैं। अब किसी चीज को डीकंपोज करने का तरीका क्या होगा, किसी चीज को अगर तोड़ना है, डीकंपोज करना है, तो उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, मारना पीटना पड़ेगा। तो या तो उसको हम हीट से तोड़ें, जला के तोड़ दें, या तो हम उसको एक करंट दे दें, करंट से तोड़ दें, या तो उस पर लाइट डाल दें, बहुत सारी लाइट, और वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए, बहुत तेज लाइट। तो पहला तरीका है थर्मल डीकंपोजिशन। थर्मल मतलब हीट से तोड़ना, थर्मोलिसिस ब्रेक्स ड्यू टू हीट, हीट से तोड़ना। तो पहले हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, ये सिंबल यूज करते हैं हीट का। किसमें टूटा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। कैल्शियम कार्बोनेट, इसको ऐसे भी लिख सकता है कि लाइम स्टोन को तोड़ा, और ये क्या बना बेटा, क्विक लाइम। इस तरह से भी एग्जाम में पूछ सकता है। ये क्या है, थर्मल डीकंपोजिशन, हीट से तोड़ा। अच्छा, नेक्स्ट FeSO4, फेरस सल्फेट को हमने हीट किया, क्या बना, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसमें कलर याद रखना है, फेरस सल्फेट जो होता है बेटा वो ग्रीन कलर का होता है, और एक्चुअली फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं। क्या होते हैं, FeSO4 के एक्चुअल में क्रिस्टल्स होते हैं ग्रीन कलर के। जब इनको हम हीट करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड बनता है, और बेटा ये रेड कलर का होता है, ठीक है, रेडिश या ब्राउन कलर का बोल सकते हो, ब्राउन कलर का। साथ में गैस निकली, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब इसको कैसे याद रखो,
याद करो, हरी फरारी, हरी फरारी, हरी मतलब ग्रीन, फरारी फेरस सल्फेट, जलकर, जलकर मतलब हीट करके लाल हुई। भाई अगर एक हरी फरारी को तुम जला दो एकदम, तो क्या होगी भाई? जलने के बाद लाल कलर का ऐसे मलबा बचेगा, जला 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 सा। तो हरी फरारी जलकर लाल हुई। और कौन कौन देख रहा था? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, मतलब सोडी साहब और सोट्टी साहब। सोडी साहब सोट्टी साहब बगल से देख रहे थे, हरी फरारी जल के लाल हुई। बेटा इसको आप बैलेंस कर लेंगे, सिर्फ यहां पे 2 लगेगा, बैलेंस हो जाएगा, खुद से ट्राई करिएगा। नेक्स्ट है लेड नाइट्रेट का थर्मल। देखो यहां पे अच्छा इसको पढ़ लो, क्या है? स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। अब यहां पे इस रिएक्शन में स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, बर्निंग सल्फर की स्मेल मतलब जब माचिस जलाते हैं तो माचिस बुझती तो एक महक नहीं आती, वो बर्निंग सल्फर की स्मेल होती है। नाक में अगर सीधी जाएगी तो सफोकेट करने लगेगी, तो सफोकेटिंग ऑर्डर। ठीक है, यहां सल्फर डाई ऑक्साइड से आ रही है वो। दूसरी चीज, ये दोनों ही बेटा एयर पोल्यूटेंट होते हैं, SO2 और SO3। इसीलिए लैब में जब ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ऐसे सीधा नहीं सूंघते, ऐसे ऐसे करके, इसको बोलते हैं वेफिंग। वेफिंग करके ऐसे अपने पास गैस को बुलाते, थोड़ा सा सूंघते हैं, ऐसा लगता है जली हुई माचिस की महक है, तो कंफर्म सल्फर डाई ऑक्साइड, हरी फरारी जलकर लाल हुई। नेक्स्ट है लेड नाइट्रेट का थर्मल डीकंपोजिशन, हीट से तोड़ना। तो लेड नाइट्रेट को हीट किया, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बना। अब बेटा जो ये लेड नाइट्रेट है ना, ये व्हाइट कलर का होता है जब सॉलिड फॉर्म में हो, जब सॉलिड फॉर्म में हो, ये याद रखना, जब सॉलिड फॉर्म में। हीट करके बना लेड ऑक्साइड। बेटा लेड ऑक्साइड होता है येलो रंग का। और क्या बना? NO2। ये क्या बेटा? ब्राउन रंग की गैस है, तुड़ियों ने तेरे ब्राउन रंग के, तो ब्राउन फ्यूम्स बोलते हैं। और ऑक्सीजन बना। इसको बेटा आप बैलेंस कर लेंगे। देखो याद करो, ये NO2 वाली रिएक्शन है, NO2 पे कितना आता है? इसमें 4 आता है। याद कर लो, लेड नाइट्रेट 4 NO2 पे, बाकी अपने आप बैलेंस हो जाएगी, है ना। एक फिक्स हो गया, 4 नाइट्रोजन, यहां 2 है, 4 करना है, 2 लगाओ, बाकी बैलेंस। क्लियर? अच्छा एक चीज देखो, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? टूटने के, टूट के कुछ बनने के। किससे टूट रहे हैं? तो टूट रहे हैं, तोड़ रहे हैं हीट से, यानी थर्मल डीकंपोजिशन। अच्छा किसी को अगर हीट दे तो हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, और कहीं से हीट बाहर निकलती है तो एक्सोथर्मिक। तो ये थर्मल डीकंपोजिशन भी है और एंडोथर्मिक भी है। एक तो हीट से तोड़ा, दूसरा तरीका है किसी चीज को करंट से तोड़ने का, इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन, यानी इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ना, इलेक्ट्रोलाइसिस, ब्रेक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। एग्जाम्पल है पानी का। तो हमने क्या किया कि यहां पे हमने पानी लिया, इसमें लिया प्लास्टिक के मग में ताकि करंट ना चले, और हमने एक बैटरी लगा के यहां पे करंट दौड़ा दिया। अब वाटर पे करंट से तो वाटर टूट गया। वाटर किस में टूटेगा? जिससे बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो वाटर टूट के बना H2 और O2, और वो यहां कलेक्ट हो गए। अब याद रखना है कि H2O2 किधर बने? तो ऑक्सीजन बनता है एनोड पे, यानी पॉजिटिव टर्मिनल पे, और हाइड्रोजन बनता है कैथोड पे, नेगेटिव टर्मिनल पे। क्या रिएक्शन है? वाटर इलेक्ट्रिक करंट से टूटा, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बना। याद बेटा इसमें यह रखना पड़ेगा कि हाइड्रोजन गैस कहां बनी? कैथोड पे। ऑक्सीजन गैस कहां बनी? एनोड पे। अब इसको याद करने का तरीका क्या है? पाव, पाव खाया है? पाव भाजी, मिसल पाव, बन पाव। तो पाव से याद कर लो बेटा, P का मतलब पॉजिटिव, A का मतलब एनोड, और बेटा O का मतलब ऑक्सीजन। पॉजिटिव एनोड ऑक्सीजन। अब देखो पॉजिटिव एनोड क्या बनता है? ऑक्सीजन। पाव पॉजिटिव एनोड ऑक्सीजन। दूसरा वाला खुद से कर लोगे भाई, ये पॉजिटिव है तो क्या होगा? नेगेटिव। एनोड है तो क्या होगा? कैथोड। ऑक्सीजन है तो इसका उल्टा हाइड्रोजन। इसको मत याद करो, याद रखो पॉजिटिव एनोड ऑक्सीजन। इस रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। चलो सबसे पहले मेटल, यहां पे कोई मेटल है नहीं, नॉन मेटल नहीं, मतलब है पर अपनी वाली है, वैसे तो नॉन मेटल ऑक्सीजन हाइड्रोजन अपनी वाले तरीके में। फिर ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन यहां पे 2 है तो यहां पे 2 लगा लिया। अब हाइड्रोजन 2 दूनी 4, यहां पे भी 2 दूनी 4। जरा ध्यान से देखो कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन किस वॉल्यूम में बन रहे हैं? 2 हाइड्रोजन के वर्सेस 1 ऑक्सीजन, 2:1। तो वॉल्यूम ऑफ गैस H2:O2 इज H2:O2 2:1 के रेशियो में। एक और चीज, प्योर वाटर या डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, इसीलिए इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट HCl डाल देते हैं, कोई एसिड या एक कोई सॉल्ट भी डाल सकते हैं ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराए। नेक्स्ट क्या है बेटा? नेक्स्ट है लाइट से तोड़ना, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। इसको फोटोलिसिस भी बोलते हैं, ब्रेक्स ड्यू टू लाइट। 2 रिएक्शन है, सिल्वर क्लोराइड पे सनलाइट डाली
तो सिल्वर और क्लोरीन बन गया। सिल्वर ब्रोमाइड पे AgBr पे सनलाइट डाली तो सिल्वर और ब्रोमीन बन गया। इस वाले का कलर याद रखना है, AgCl का कलर होता है बेटा व्हाइट। इसको सनलाइट में जैसे ही एक्सपोज करोगे सिल्वर बन जाएगा और सिल्वर का कलर होता है ग्रे। मेटेलिक सिल्वर का कलर होता है ग्रे। बैलेंस आप खुद से कर लेना। इस वाले का कलर एनसीईआरटी में नहीं दिया तो हम भी नहीं पढ़ा रहे। अच्छा, जो सिल्वर क्लोराइड होता है जैसे ही उस पर सनलाइट पड़ती है वो डीकंपोज हो जाता है, टूट जाता है सिल्वर और क्लोरीन में। और व्हाइट से किस कलर में? ग्रे कलर में। इसीलिए सिल्वर क्लोराइड को, AgCl को या सिल्वर ब्रोमाइड को काले रंग के डिब्बे में रखा जाता है, ब्लैक जार्स में, क्योंकि ब्लैक जार के अंदर सनलाइट नहीं आ पाती। बाहर रखोगे AgCl को तो क्या होगा? सनलाइट आएगी, तोड़ के ये बना देगी। इसीलिए पूछता है कि कई बार कि सिल्वर क्लोराइड को क्यों ब्लैक जार में रखते हैं? क्योंकि ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट इट डिकंपोजेस टू सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन, सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन। क्लियर है? अच्छा, ये रिएक्शन यूज होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। चलो भाई, ये तीन तरह से तोड़ना हो गया डिकंपोजिशन। अब है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या है? एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। मान लो यहाँ पे A प्लस BC लिखा है। A मान लो ज्यादा रिएक्टिव है B से, A ज्यादा रिएक्टिव है B से, तो A B को हटा देगा और AC प्लस B बन जाएगा। क्या किया? डिस्प्लेस। A ने B को हटाया और खुद घुस गया। तो मोर रिएक्टिव डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव। अब कैसे पता चलेगा कौन ज्यादा रिएक्टिव कौन कम? तो ये एक मेटल रिएक्टिविटी सीरीज होती है। हो सकता हो आपने साल भर याद की हो, नहीं की हो तो अभी यही याद करेंगे। कुड़ी नाल कार मांगो ऑल्टो, जिसको फिर लेकर हम चले मथुरा साथ घूमने, ऐसे इसको याद कर लेंगे। जो सबसे ऊपर होते हैं वो मोस्ट रिएक्टिव, जो सबसे नीचे वो लीस्ट रिएक्टिव। तो ऊपर वाले नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देंगे क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है, तो अपने से नीचे वाले को दबाते हैं, है ना, उन पे राज करते हैं और उनको डिस्प्लेस कर देते हैं। चलिए रिएक्शन देखते हैं। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट का, जरा पीछे देखो, जिंक कहां पे है? ऊपर है। कॉपर कहां पे है? नीचे है। तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो रिएक्शन हो जाएगा। क्या लिखेंगे? ZnSO4 प्लस कॉपर। बेटा कॉपर सल्फेट ब्लू रंग का और यहां पे ये कलरलेस। ठीक, नेक्स्ट देखो बेटा, ये रेड होता है, कॉपर मेटल जो होता है वो रेड या ब्राउन कलर का। जिंक प्लस H2SO4, जिंक कहां पे है? यहां पे। H2 मतलब हाइड्रोजन, ये रहा। तो जिंक हाइड्रोजन से भी ऊपर है, इसको भी डिस्प्लेस। तो जिंक प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन गैस। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस बनती है। हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ जलती है और जलती हुई कैंडल को बुझा देती है। यही बात है। हाइड्रोजन गैस इज कलरलेस एंड odorless, बर्न्स विथ पॉप साउंड, ये साउंड लिखा है, साउंड होगा, पॉप साउंड एंड एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल। टेम्परेचर बढ़ता है, रिएक्शन कैसा है? एक्सोथर्मिक, इसमें हीट भी बाहर निकलती। नेक्स्ट रिएक्शन बेटा, ये एनसीईआरटी में दिया है, आयरन का कॉपर सल्फेट के साथ। अब क्या आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करेगा? चेक कर लो भाई, आयरन कहां है? ये रहा। कॉपर कहां है? ये रहा। तो आयरन कॉपर के ऊपर है तो डिस्प्लेस कर देगा। तो आयरन प्लस कॉपर सल्फेट क्या बन गया? आयरन सल्फेट और कॉपर। इसका कलर याद रखना होता है। कॉपर सल्फेट किस रंग का? ब्लू कलर का। क्या बना? आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट, हरी फरारी, ये किस रंग का हो गया? ग्रीन कलर का। और कॉपर मेटल ये किस कलर का? रेड या ब्राउन कह सकते। ठीक, अब देखो इस रिएक्शन का एक्सपेरिमेंट भी है। क्या किया है हमने? एक हमने टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट लिया, किस रंग का है? ब्लू रंग का, और हमने आयरन के नेल्स उसमें डाल दिए, कीले डाल दिए। क्या होगा? कॉपर सल्फेट चेंज होके क्या बन जाएगा? फेरस सल्फेट, है ना, आयरन घुल जाएगा। तो देखो इनिशियली कॉपर सल्फेट था ब्लू रंग का, बाद में क्या बन गया? फेरस सल्फेट, किस रंग का? हरे रंग का, है ना। पहले कॉपर सल्फेट ब्लू रंग का, बाद में फेरस सल्फेट हरे रंग का। अच्छा, यहां से कॉपर सोल्यूशन में से कॉपर बाहर निकला, Cu कहां जाए? तो ये जाके आयरन नेल पे चिपक जाता है। आयरन नेल गेट्स रेड डिपॉजिट ऑफ कॉपर मेटल। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन रिएक्टेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? अदला बदली, वो देखा है ना उसका मीम अक्षय कुमार का, वो अदला बदली, बट एटम की नहीं, आयंस की अदला बदली होती है। A प्लस बी माइनस, सी प्लस डी माइनस, तो प्लस जाके माइनस जुड़ गया, प्लस जाके माइनस से, तो AD और BC, एक्सचेंज ऑफ, याद रखना, आयंस हुआ। एक है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, अदला बदली हो गई, बैलेंस आप कर लेना। याद रखना बेटा ये कलरलेस है, ये भी कलरलेस है, और क्या बना? बेरियम सल्फेट, बेटा ये होता है व्हाइट प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मतलब इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल
नहीं है, तो इनसॉल्युबल इन वाटर। और क्या बना, सोडियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन में। बैलेंस आप कर लेंगे, है ना। अच्छा, अब दूसरा रिएक्शन लेड नाइट्रेट एक्वस सॉल्यूशन में। लेड नाइट्रेट सॉलिड होता तो व्हाइट, एक्वस सॉल्यूशन में कलरलेस। लेड नाइट्रेट सॉलिड होता तो व्हाइट, एक्वस सॉल्यूशन में कलरलेस। पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट किया, ये भी कलरलेस होता है। क्या बना, लेड आयोडाइड PbI2। बेटा ये होता है येलो प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मतलब इनसॉल्युबल इन वाटर। और बना KNO3। बेटा ये भी एक्वस सॉल्यूशन में बनेगा, एक्वस सॉल्यूशन। बैलेंस आप कर लेंगे। ये रिएक्शन में क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, साथ में प्रेसिपिटेट भी बन रहा है। जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस के एग्जांपल हो गए। अब हम पढ़ेंगे हीट इन रिएक्शन। अगर किसी रिएक्शन में हीट बाहर निकलती है तो एक्सोथर्मिक हो जाता है, और हीट एब्जॉर्ब होती है तो एंडोथर्मिक। एग्जाम्पल याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन कैसे होता है, हमारे अंदर जो ग्लूकोज होता है, जो कार्बोहाइड्रेट खाने से बनता है ग्लूकोज, वो हमारे सेल से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बाहर निकालता है। एनर्जी बाहर निकली तो एक्सोथर्मिक। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस मतलब मीथेन, मीथेन ऑक्सीजन के साथ बर्न हुई, वही कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट बाहर। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल इनटू कंपोस्ट, कंपोस्ट मतलब बेटा खाद। तो जैसे हमारा जो खाना बच जाता है उसको हम गार्डन में नहीं रख देते हैं कि खाद बन जाएगा, उस प्रोसेस में एनर्जी बाहर निकलती है, एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक बहुत आसान है, अभी आपने देखा था, हीट देके फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को तोड़ा था, हीट देके कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ा था, हीट देके लेड नाइट्रेट को तोड़ा था। तो सारे कैसे हो गए, एंडोथर्मिक। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बड़ा कंफ्यूज करता है आपको, बहुत सिंपली से समझेंगे। ऑक्सीडेशन का मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन, खत्म। रिडक्शन का मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन, खत्म। अगर ए ने ऑक्सीजन गेन किया तो ए का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। और अगर बी ने ऑक्सीजन लूज किया तो बी का क्या हुआ, रिडक्शन। बस। इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में भी आता है भाई, है ना। तो ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, OIL। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑयल। रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिडक्शन, तो RIG, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑयल रिग यानी तेल का कुआं। ठीक, वेरी सिंपल। गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। ये रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया है। कॉपर का ऑक्सीडेशन, तो कॉपर ऑक्सीजन के साथ जब हीट किया जाएगा तो कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। कॉपर ने ऑक्सीजन गेन कर लिया, ऑक्सीडेशन। कलर याद रखना है, कॉपर मेटल का कलर रेड या ब्राउन पकड़ लो आप, और ऑक्सीडाइज करके ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड बन जाए। पूछा जाता है इस रिएक्शन को अगर रिवर्स करना हो तो क्या करें, तो बेटा ये क्या है, ऑक्सीडेशन। उल्टा करना है तो रिडक्शन, यानी इसमें से ऑक्सीजन निकालना है, तो ये हो गया रिएक्शन। कॉपर ऑक्साइड में से हाइड्रोजन का रिएक्शन कराया, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन निकाल ली, कॉपर, तो कलर वापस चेंज हो गया। ठीक, नेक्स्ट बेटा इसको बड़ा ध्यान समझिए कि एक रिएक्शन हो रहा है, इसमें ध्यान से देखो, जिंक ऑक्साइड ऑक्सीजन लूज कर रहा है, तो इसका क्या हो रहा, रिडक्शन। जिंक ऑक्साइड ने ऑक्सीजन लूज की तो रिडक्शन। कार्बन ने ऑक्सीजन गेन की तो इसका ऑक्सीडेशन। अब मैं आपसे पूछूं कि कार्बन का ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है, कौन इसको ऑक्सीजन दे रहा है, यानी कार्बन को ऑक्सीडाइज किसने किया, इसने। तो ये क्या बन गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिंक ने ऑक्सीजन लूज किया, जिंक का रिडक्शन हुआ, किसने किया, कार्बन ने। तो कार्बन कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसको याद रखना बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान। जिसका होगा ऑक्सीडेशन वो बनेगा रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका होगा रिडक्शन वो बनेगा ऑक्सीडाइजिंग। देखो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्या बना, ऑक्सीडाइजिंग। इसका क्या हो रहा, ऑक्सीडेशन, क्या बना, रिड्यूसिंग। सिंपल है। ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इकर्स। तो ये क्या हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन हो। नेक्स्ट बेटा क्या है, करोजन। ये सब बड़ा सिंपल है, एक एक बार देख लो। करोजन क्या, किसी मेटल पे, मेटल सरफेस पे मान लो वाटर वेपर अटैक कर दे, कार्बन डाइऑक्साइड अटैक कर दे, अगल बगल के एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन अटैक कर दे, तो मेटल का सरफेस थोड़ा खराब हो जाता है, उसको बोलते हैं कि मेटल सरफेस करोड हो गया, और इस प्रोसेस को बोलते हैं करोजन। When a metal is attacked by substance around it such as moisture, water vapor, oxygen, acid, etc., it is said to corrode. Process called corrosion. रस्टिंग ऑफ आयरन, इसको चैप्टर 3 में और डिटेल में पढ़ना होता है। तो आयरन देखो अपना ऐसा होता है,
इसके ऊपर करोजन हो जाता है वाटर वेपर की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से रेडिश दिखने लगता है, देखा है जंग लग जाती है, तो रेडिश ब्राउन हो जाता है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, इसको रस्ट बोलते हैं। सेम हाल कॉपर का होता है, टार्निशिंग ऑफ कॉपर। तो कॉपर के ऊपर वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड असर करते हैं, तो कॉपर एक्चुअली कैसा होता है, रेडिश कलर का, और कैसा बन जाता है, ग्रीन कलर का, है ना, इसके ऊपर वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड अटैक करता है। सिल्वर की भी टार्निशिंग हो जाती है मेटल की, सिल्वर के ऊपर हाइड्रोजन सल्फाइड वगैरह अटैक करती है और सिल्वर ब्लैक हो जाता है। तो एटमॉस्फेयर से चीजें अटैक करके इनका कलर चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट है बेटा रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, घर पे चिप्स लाते हैं, फाड़ा, खाया, थोड़ा सा छोड़ दिया, अब कई दिन बाद चिप्स खाया, महला गया, खराब हो गया। ये क्या हुआ बेटा, चिप्स जो होता है उसके ऊपर कई बहुत सारे उसमें फैट्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं, जब आप खोल के रखते हो तो वो फैट्स और ऑयल्स जो चिप्स के होते हैं उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, इसी वजह से चिप्स का टेस्ट और चिप्स की स्मेल खराब हो जाती है। द टेस्ट और स्मेल ऑफ फूड मटेरियल containing fat oil changes when it is left exposed to air for a long time. Oxidation of fat oil present in food material causes rancidity. अब इसको प्रिवेंट कैसे करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, एयर टाइट डिब्बे में रख दो, अंदर ऑक्सीजन नहीं जाएगी, है ना, और ऑक्सीडेशन नहीं होगा। या दूसरा तरीका क्या है, जैसे एयर टाइट डिब्बे में रख दिया, कि एंटीऑक्सीडेंट्स के बीच में रख दो जो इसका ऑक्सीडेशन ना होने दे। तीसरा तरीका क्या, आपने देखा है ना, चिप्स के पैकेट में बहुत हवा होती है, हम लोग कहते हैं चिप्स कम है हवा ज्यादा, क्यों करते हैं ऐसा, पैसा कमाने के लिए नहीं, वो तो है ही है, साथ में नाइट्रोजन अंदर भर देते हैं ताकि चिप्स का ऑक्सीडेशन ना हो पाए, अंदर ऑक्सीजन ना घुस पाए। नेक्स्ट है बेटा फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। जनरली लोग शुरू में पढ़ाते हैं, लास्ट में पढ़ाऊंगा और आसान लगेगा, सारे केमिकल चेंज देख चुके हैं। केमिकल चेंज क्या होता है, जहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ, तो अभी तक जितना पढ़ा सब केमिकल चेंज था, एक नया केमिकल जरूर बनेगा इसके अंदर, एक या एक से ज्यादा। फिजिकल चेंज जहां कोई केमिकल रिएक्शन ना हो और कोई केमिकल नया ना बने। बर्निंग ऑफ पेपर, है ना, फर्मेंटेशन ऑफ गेप, सोरिंग ऑफ मिल्क, कर्ड फ्रॉम मिल्क, रस्टिंग ऑफ आयरन, रेस्पिरेशन, फूड कुकिंग, सब पढ़ लिया ना आपने। बेकिंग अ केक, बेकिंग अ केक क्यों बेटा, केक जब बेक होता है तो फूल जाता है, तो उसके अंदर एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड भरने लगती है, तो गैस निकली, तो केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में बेटा बॉइलिंग वाटर फ्रॉम इवेपोरेटिंग डिश, इवेपोरेटिंग डिश जिसमें नमक और पानी हो, गर्म कर दो पानी बाहर निकल जाएगा, तो सी वाटर से सॉल्ट सेपरेट करने का तरीका होता है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स में बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, तो बेटा ये फिजिकल चेंज है क्योंकि वैक्स मेल्ट होकर अपने सॉलिड से सेमी सॉलिड स्टेट में आती है। बर्निंग ऑफ कैंडल होता तो केमिकल चेंज, कैंडल ऊपर बर्न हो रही है ना, वैक्स की जब बात करें तो वैक्स तो सिर्फ मेल्ट हो रहा है, बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ केमिकल चेंज। तो ये सारा था, नोट्स को डाउनलोड करें, अच्छे से रिवाइज। बेटा सबसे पहली चीज, एसिड क्या होते हैं। एसिड बेटा ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको जब पानी में डालो तो एक ही तरह का पॉजिटिव आयन मिलेगा, कौन सा, H प्लस एक्वस, इसके सिवा कोई पॉजिटिव आयन नहीं मिलेगा। ऐसा सब्सटेंस जो पानी में जाके एक ही तरह का पॉजिटिव आयन दे, H प्लस एक्वस, उसको बोलते हैं एसिड। बेटा H प्लस एक्वस, एक्वस का मतलब पानी, कौन कौन से एसिड होते हैं, HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, और एक और किताब में देता है CH3COOH, एसिटिक एसिड। अच्छा, एसिड का जो टेस्ट होता है बेटा वो खट्टा होता है, नींबू चाटा है खट्टा सा, तो सार इन टेस्ट। और एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, बेसिक बेसिक चीजें। नेक्स्ट आ गया बेस। बेटा बेस ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको जब पानी में डालो तो OH माइनस आयन, हाइड्रोक्सिल आयन बढ़ जाता है, तो बेस क्या है, इंक्रीजेस हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस इन एक्वस, एक्वस मतलब पानी के अंदर। एसिड क्या देता है, H प्लस, बेस क्या बढ़ाता है, OH माइनस। अच्छा, बेसिस की अगर हम बात करें तो बेसिस का टेस्ट ना थोड़ा सा कड़वा सा होता है, घर में जो साबुन है उसको थोड़ा सा खा के देखना, ज्यादा मत खाना भाई, थोड़ा सा खा के देखना कैसा है, कड़वा सा, और छूने में सोपी, साबुन कैसा होगा, सोपी। तो बेस आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच। और बेस क्या करते हैं बेटा, रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, बेसिक बातें एकदम। नेक्स्ट आ गए इंडिकेटर्स। बेटा इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो बता दें कि कोई गिवन सब्सटेंस एसिड है या बेस है, तो इंडिकेटर क्या करते हैं, अपना कलर बदल देते हैं और उस कलर से हम पहचान जाते हैं कि जो सब्सटेंस हमें मिला है वो एसिड है या बेस है। कौन कौन से इंडिकेटर हैं, लिटमस, टर्मरिक, फिनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। अब लिटमस में अगर बेस डालते हैं तो ब्लू हो जाएगा, एसिड डालते हैं तो रेड हो जाएगा। टर्मरिक में बेस तो रेड, एसिड टू येलो। फिनोप्थलीन बेस तो पिंक, एसिड टू कलरलेस। मिथाइल ऑरेंज बेस तो येलो, एसिड टू रेड। सर इतना सारा कैसे याद रखेंगे, मैंने एक शानदार ट्रिक बनाई है तुम्हारे लिए। ट्रिक क्या है, लेबर ट्राई पॉपकॉर्न विथ मेयर, लेबर ट्राई पॉपकॉर्न विथ मेयर,
ठीक है, इसका मतलब क्या है, लेबर, L लिटमस, B ब्लू, R रेड। देखो लिटमस बेस में ब्लू, एसिड में रेड, लेबर ब्लू, सॉरी लिटमस ब्लू रेड। फिर ट्राई, टर्मरिक रेड येलो, टर्मरिक रेड येलो, पॉपकॉर्न PPC, फिनोप्थलीन पिंक कलरलेस, फिनोप्थलीन पिंक कलरलेस, मेयर मिथाइल ऑरेंज येलो रेड, मिथाइल ऑरेंज येलो रेड। तो बेटा इस ट्रिक को आप याद रख सकते हैं, इससे आपको सारे कलर याद रहेंगे। अब मान लो कोई एक ऐसा इंसान है जिसको कलर दिखाई नहीं पड़ते या जिसको दिखाई नहीं पड़ता, वो कैसे टेस्ट करे कोई चीज एसिड है या बेस? तो उसके लिए हमने बनाया ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। क्या चीज? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ये क्या करते हैं, एसिड या बेस में जाके अपनी स्मेल चेंज कर लेते हैं। तो भाई जिसको दिखाई नहीं पड़ता वो सूंघ तो सकता है, तो ये अपनी स्मेल चेंज करते हैं। 3 ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर हमें याद रखने हैं, अनियन, दूसरा क्लोव ऑयल, तीसरा वनीला एसेंस। अनियन, क्लोव ऑयल, वनीला एसेंस। कौन कौन से हैं अपने? अनियन, वनीला एसेंस और क्लोव ऑयल। सब्सटेंस हुज स्मेल चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडियम, स्मेल बदल जाती है। तो बेटा क्या होता है, बेसिस में जाके इनकी स्मेल बदलती है और एसिड में इनकी स्मेल रिटेन यानी सेम रहती है। एसिड रिटेन स्मेल, बेस लूज स्मेल। क्लियर है? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर जो स्मेल चेंज करें, एसिड में स्मेल सेम, बेस में चेंज। अनियन, वनीला एसेंस, क्लोव ऑयल। इसके बाद बेटा हम लोग आए एसिड और बेसिस का रिएक्शन पानी के साथ। तो बेटा किसी एसिड को जब आप पानी में डालोगे, सल्फ्यूरिक एसिड को जब पानी में डाला तो एसिड में से क्या निकल के आया? H+। और H+ के बगल में एक्वस जरूर लिखना, एक्वस मतलब पानी के अंदर। और क्या हुआ? सल्फेट आयन भी टूट के बाहर आ गए। ये बेटा रिएक्शन तभी होगा जब पानी होगा, बिना पानी के एसिड H+ नहीं दे सकता। यहां पे देखो HCl है, HCl क्या होती है? गैस होती है, गैसियस फॉर्म में होती है। इसमें से H+ बेटा तभी निकलेगा जब वाटर हो, जब वाटर हो। तो ये टूट जाएगा कैसे? H+ और Cl माइनस में, और H+ के बगल में एक्वस मतलब पानी के अंदर। अब सुनो, जैसे ही ये H+ एसिड से जैसे ही H+ पानी में आता है, ये पानी के मॉलिक्यूल से बेटा कंबाइन कर लेता है। कंबाइन किया, कितने H हो गए? 3, और O और ऊपर पॉजिटिव आयन H3O पॉजिटिव, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। अब एग्जाम में चाहे आप H+ एक्वस लिख दो, चाहे आप H3O+ लिख दो, दोनों सेम चीज है। बस ये मत लिखना कि एसिड H+ देते हैं, ये गलत है। आप लिख दो एसिड H+ एक्वस देते हैं, सही, या उसका H+ पानी से कंबाइन करके H3O+ हाइड्रोनियम आयन बनाता है, ये भी ठीक है। एक और चीज सुनो, एसिड की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो उसकी एसिड वाली प्रॉपर्टी होती हैं, वो इसी H+ एक्वस या H3O+ हाइड्रोनियम आयन की वजह से होती हैं। इन्हीं आयंस की वजह से बेटा एसिड एसिड बनता है। यानी एसिड को एसिड बनने के लिए पानी की जरूरत है। अगर पानी नहीं है तो कोई H+ नहीं, कोई H+ नहीं तो कोई H3O+ नहीं, और कोई H3O+ नहीं तो एसिड एसिड नहीं। ठीक, अब इसी पे देखो एक क्वेश्चन है कि हमने NaCl का रिएक्शन कराया सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड से, क्या होगा? डबल डिस्प्लेसमेंट, एक्सचेंज ऑफ आयंस। तो Na निकल जाएगा SO4 के साथ और H के साथ Cl, तो क्या बना? Na2SO4 प्लस HCl गैसियस फॉर्म में। अब अगर HCl गैसियस फॉर्म में है और हम उसको ड्राई ब्लू लिटमस से टेस्ट करें, किससे? ड्राई मतलब उसमें पानी नहीं है, और HCl भी गैस है, पानी नहीं है, तो बताओ क्या ये लिटमस का कलर चेंज करेगा? नहीं बेटा, नो चेंज। क्यों? क्योंकि लिटमस में पानी नहीं है, एसिड में पानी नहीं है, और जब तक पानी नहीं है एसिड एसिड नहीं है। तो HCl गैस अगर ड्राई ब्लू लिटमस के साथ आप टेस्ट करोगे, देयर विल बी नो चेंज इन कलर। पर अगर आप HCl गैस को मॉइस्ट ब्लू लिटमस, मॉइस्ट मतलब पानी डाल दिया, अब HCl गैस में से क्या निकल आएगा? H+ एक्वस निकल आएगा। अगर मॉइस्ट ब्लू लिटमस है तो ये एसिड है और ये लिटमस को रेड कलर में चेंज कर देगा। क्लियर? तो HCl गैस ड्राई लिटमस का कलर नहीं चेंज करता, पर मॉइस्ट लिटमस का चेंज करता है, क्योंकि मॉइस्ट लिटमस में पानी। ये जो रिएक्शन आपने देखी ये आपको याद होनी चाहिए, NaCl H2SO4 Na2SO4 HCl। तो बेटा ये प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस होती है। आगे बढ़ते हैं,
नेक्स्ट है एल्कलीज। बेटा कुछ बेसिस जो होते हैं वो पानी में पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाते हैं, सारे बेसिस नहीं, कुछ बेसिस पानी में पूरी तरह से डिसॉल्व होते हैं, उनको एल्कली बोलते हैं। सम बेसिस आर वाटर सॉल्युबल, दीज आर कॉल्ड एल्कलीज। एग्जांपल याद रखना, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और तीसरा NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यही एल्कलीज आपको एग्जाम के लिए याद रखने हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, पानी में डाला क्या निकला, Na+OH-, KOH पानी में डाला K+ और OH-। एल्कलीज आर वाटर सॉल्युबल, सारे बेस वाटर सॉल्युबल नहीं है। जैसे ऑल बेसेस आर नॉट वाटर सॉल्युबल, एग्जांपल जिंक हाइड्रोक्साइड बेस तो है पर एल्कली नहीं है। FeOH होल ट्वाइस, CuOH होल ट्वाइस, ये सब बेस तो हैं पर पानी में सॉल्युबल नहीं। तीन ही याद रखने एल्कली, NaOH, KOH, NH4OH। क्लियर? हाँ, अब एक चीज, एसिड और पानी को जब भी हम मिलाते हैं बहुत सारी हीट निकलती है, तबाही मच जाती है। इसीलिए एक पर्टिकुलर तरीका है एसिड और पानी को मिलाने का, ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर। हमेशा पानी के बड़े से कंटेनर में ड्रॉप बाय ड्रॉप आप एसिड डालो, स्लोली स्लोली एसिड डालो और लगातार स्टिर करते रहो, तभी सेफ है। ऑलवेज ऐड एसिड ड्रॉप वाइज टू वाटर एंड कीप स्टीयरिंग। कभी भी बेटा वाटर को उठा के एसिड के कंटेनर में मत डालना, क्योंकि एसिड कंटेनर में बहुत सारा एसिड है और एसिड डेंजरस चीज है। तो जैसे ही आप पानी डालोगे एसिड छपाक से बाहर निकलेगा, आप जल जाओगे, जिस ग्लास कंटेनर में एसिड रखा है वो फट जाएगा। ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर। याद कैसे रखना है, आथू क्या चीज, आथू, ATW, आथू एसिड, T2W वाटर। ठीक है, और पानी क्यों नहीं एसिड में डालना, वही चीज यहां पे लिखी है कि भाई स्प्लैश करेगा और जो बीकर है वो फट जाएगा, एसिड टू वाटर। अच्छा, एक चीज और है, एसिड और एल्कली का इलेक्ट्रिक करंट। बेटा कोई भी सॉल्यूशन इलेक्ट्रिक करंट तभी कंडक्ट करता है अगर उसमें आयंस हो। क्या चीज हो, आयंस। आपने एसिड देखा, वो जैसे ही पानी में जाते हैं क्या देते हैं, H+ एक्वस आयंस। और बेसिस नहीं, अल्कली जो पानी में सॉल्युबल होते हैं वो क्या देते हैं, OH- आयंस, एक्वस, OH- एक्वस आयंस। क्योंकि एसिड्स और एल्कलीज, इसी यहां एल्कलीज में आयंस होते हैं, इसलिए बेटा उनके सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और इनको हम बेटा इलेक्ट्रोलाइट भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट जिनके सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करें। आपके कुछ कंपाउंड्स जैसे ग्लूकोज, जैसे अल्कोहल, ये आप पढ़ोगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाले चैप्टर में, ग्लूकोज, अल्कोहल, इनमें आयंस नहीं होते, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। तो इलेक्ट्रिक करंट सॉल्यूशन से कैसे, बाय आयंस। अब चाहे एसिड हो चाहे अल्कली हो, इनके पास क्या होते हैं, आयंस होते हैं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ग्लूकोज हो गया, अल्कोहल हो गया, इसमें आयंस नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं, अब आ गए एसिड और बेस के रिएक्शन। सबसे पहला रिएक्शन है मेटल के साथ। बेटा एसिड मेटल से रिएक्ट करके क्या निकालता है, हाइड्रोजन गैस निकालता है। कुछ मेटल्स, ध्यान सुनना, कुछ मेटल्स एसिड से रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस देते हैं। वो मेटल्स कौन से होते हैं, ये मेटल एक्टिविटी सीरीज आपने पहले चैप्टर में पढ़ी थी, इसकी ट्रिक वगैरह भी आपने देखी है, याद कर लेना। ऊपर जो होते हैं वो सबसे रिएक्टिव होते हैं, नीचे जो होते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मेटल हैं, यही मेटल्स एसिड से हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। जो मेटल्स हाइड्रोजन के ऊपर हैं वही मेटल एसिड से हाइड्रोजन निकालेंगे और साथ में एक सॉल्ट बनाएंगे। एक जैसे यहां पे एग्जांपल है H2SO4 प्लस जिंक, तो एसिड और मेटल। अब जिंक कहां है, जिंक देखो हाइड्रोजन के ऊपर है, इसीलिए जिंक जब एसिड से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन निकाल देता है और ZnSO4 व्हाइट विट्रॉल का एक सॉल्ट बन गया। ये आपके एनसीईआरटी में भी एक्टिविटी दे रखी है कि जिंक लिया हमने, सल्फ्यूरिक एसिड लिया, इनको रिएक्शन कराया, क्या होगा, हाइड्रोजन गैस, तो यहां से हाइड्रोजन गैस के बबल निकले, ये हाइड्रोजन गैस बाहर आई। हाइड्रोजन गैस की पहचान बर्न्स विथ पॉप साउंड, बर्न्स विथ पॉप साउंड। और जो भी आप कैंडल लाओगे जिसको जलाने के लिए, पॉप साउंड बजाने के लिए, जो भी आप कैंडल जलती हुई लेके आओगे, हाइड्रोजन गैस पॉप करके उसको बुझा देती है, एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग स्प्लिंटर और कैंडल।
ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ZnSO4 जो यहां पे बनता है बेटा उसको व्हाइट विट्रॉल भी कहते हैं, व्हाइट कलर का होता है। H2 गैस बर्न्स विद पॉप साउंड एंड एक्सटिंग्विशेस अ कैंडल। और जो हाइड्रोजन गैस है कंबस्टिबल बट नॉट सपोर्टर ऑफ कंबशन। अब कुछ मेटल्स बेटा, कुछ मेटल्स बेस से रिएक्ट करके भी हाइड्रोजन निकालते हैं, कुछ मेटल्स। एक ही एग्जाम्पल इस चैप्टर में आपको याद रखना है, कौन सा है? जिंक बेटा। तो यहां भी जिंक लिया, यहां भी जिंक। कुछ मेटल बेटा बेस से रिएक्ट करके क्या निकाल देते हैं? हाइड्रोजन गैस। तो जिंक प्लस NaOH एक्वस क्या बना? सोडियम जिंकेट। ये इक्वेशन बेटा याद रखना, एक ही मेटल की दी है एनसीईआरटी में, एक ही मेटल की। ये मेटल बेस से रिएक्ट करता है, क्या बनता है? Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन, सोडियम जिंकेट। डज नॉट हैपन विथ ऑल मेटल्स। तो एसिड की बात करें तो वो मेटल्स जो हाइड्रोजन के ऊपर हैं, जैसे मैग्नीशियम का रिएक्शन, मान लो मैग्नीशियम का रिएक्शन मैं सल्फ्यूरिक एसिड से कराऊं तो भी क्या निकलेगा? हाइड्रोजन, क्योंकि मैग्नीशियम ऊपर है। एल्युमिनियम का रिएक्शन कराऊं तो भी क्या निकलेगा? हाइड्रोजन। इसके ऊपर जितने मेटल्स हैं सब ये रिएक्शन देंगे। पर अगर मैं कॉपर का रिएक्शन, मान लो कॉपर का रिएक्शन HCl से करा दूं तो क्या हाइड्रोजन निकलेगा? नहीं निकलेगा, क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन के नीचे है। पर जब बेस की बात की तो एक ही मेटल एनसीईआरटी में दिया है, कौन सा? जिंक। जिंक रिएक्ट विथ NaOH टू गिव हाइड्रोजन एंड सोडियम जिंकेट Na2ZnO2। अच्छा, ये एक नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा, स्पेशल केस ऑफ नाइट्रिक एसिड। ये आएगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, तब वहां पे पढ़ेंगे कि नाइट्रिक एसिड ये वाला रिएक्शन नहीं देता। जैसे HCl देगा, H2SO4 देगा, बाकी सारे एसिड देते हैं, पर नाइट्रिक एसिड ये रिएक्शन नहीं देता, सिर्फ दो मेटल के साथ देता है, मैग्नीज और मैग्नीशियम। बाकी अगर यहां पे नाइट्रिक एसिड लगा दें तो कोई भी मेटल लगा दो, नाइट्रिक एसिड से कोई हाइड्रोजन नहीं निकाल पाता, एक्सेप्शन है। पर फिर भी दो मेटल ऐसे होते हैं, मैग्नीशियम और मैग्नीज, जो नाइट्रिक एसिड से भी हाइड्रोजन निकालते हैं। ये नेक्स्ट चैप्टर में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बेटा, जब एसिड और बेस का संगम होता है उस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। तो एसिड और बेस के रिएक्शन में हमेशा सॉल्ट और वाटर, हमेशा सॉल्ट और वाटर। मैंने HCl एसिड लिया, NaOH बेस लिया, क्या बन जाएगा? यहां से H निकालो, एसिड से H, बेस से OH, H2O और NaCl, सॉल्ट एंड वाटर। H2SO4 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एसिड और बेस। तो एक तो वाटर निकाल दो और क्या बन जाएगा? CaSO4। एसिड बेस से हमेशा सॉल्ट एंड वाटर बनता है। अब एक चीज आई कि अगर हम मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन एसिड से कराते हैं, तो हमने मेटल ऑक्साइड ली, जैसे मेटल कॉपर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, इनकी ऑक्साइड बनाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। इनका रिएक्शन जब एसिड से कराया तो देखा सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है। अब यार एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर कौन बनाता है? एसिड से रिएक्ट करके बेस होता है जो एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। देखो, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट एंड वाटर। यानी जो ये मेटल ऑक्साइड हैं बेटा, ये कैसी होती हैं? बेसिक होती हैं। तो याद रखिएगा, मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली, हमेशा नहीं, जनरली बेसिक इन नेचर। तो यहां पे कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन है HCl के साथ, मेटल ऑक्साइड एसिड, मेटल ऑक्साइड बेस जैसी, तो क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर। तो CuCl2 एंड वाटर। यहां पे कलर याद रखना, कॉपर ऑक्साइड ब्लैक सॉलिड होता है और कॉपर क्लोराइड ब्लू ग्रीन कलर में होता है। वही लिखा है, जनरली मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। नॉन मेटल ऑक्साइड बेटा, नॉन मेटल जैसे सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन, इनकी ऑक्साइड जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नॉन मेटल की ऑक्साइड्स को अगर मैं बेस से रिएक्ट कराऊं तो सॉल्ट और वाटर निकल रहा है। अब बताओ, नॉन मेटल ऑक्साइड क्या हुई? अगर कोई चीज बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट वाटर देता है तो वो चीज क्या हुई? एसिडिक। तो नॉन मेटल की जो ऑक्साइड होती हैं, जैसे SO2, SO3, NO2, CO2, ये क्या होती हैं? एसिडिक इन नेचर। अगर सल्फर डाइऑक्साइड को मैं मॉइस्ट ब्लू लिटमस से टेस्ट करूं, सल्फर डाइऑक्साइड कैसी है? एसिडिक। अगर मैं इसको मॉइस्ट ब्लू लिटमस से टेस्ट करूं तो क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। ठीक, तो हमने एक रिएक्शन ले लिया, नॉन मेटल ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड का, किसके साथ? बेस। तो मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया बेस, क्या बन जाएगा? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है बेटा, ये व्हाइट PPT, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। तो मेटल ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करती हैं तो बेस हो गई, नॉन मेटल ऑक्साइड बेस से रिएक्ट करती हैं तो एसिड हो गई, जनरली एसिडिक इन नेचर। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट है एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट। हमेशा बेटा याद रखना,
कोई भी मेटल कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, अगर उसमें कोई भी एसिड डाल दो, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कोई भी एसिड डाल दो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, वाटर निकलेगा और सॉल्ट बन जाएगा। एग्जाम्पल HCl का रिएक्शन, एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट से, क्या होगा बेटा, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, NaCl एक सॉल्ट बन जाएगा और वाटर निकल जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन आपको याद होनी चाहिए। इसी तरह से सोडियम बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन कराया सोडियम बाइकार्बोनेट से, कार्बोनेट दिखा मेटल के अंदर, मेटल के साथ कार्बोनेट और बगल में एसिड, क्या निकल गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बचा क्या भाई, Na2SO4 और क्या निकल गया, वाटर। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक टेस्ट होता है, कैसे पता चलेगा जो गैस निकली वो कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देती है, और अगर बहुत देर तक कार्बन डाइऑक्साइड को पास करें तो मिल्कीनेस चली जाती है। ये बोर्ड में पूछता है कई बार। तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को हमने लाइम वाटर में डाला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बन गया, CaCO3। अभी बताया था कैसा होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। इसीलिए जब लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड पास करोगे तो क्या हुआ, व्हाइट प्रेसिपिटेट, इनसॉल्युबल। तो ये कैसा दिख रहा है, मिल्की मिल्की दिखने लगेगा। पर अब ये कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बन गया है। अब इसी में जो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बना है, इसी में अगर और कार्बन डाइऑक्साइड पास करूंगा तो बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब बेटा ये जो होता है ये सॉल्युबल होता है, क्लियर सॉल्यूशन, तो इसीलिए बोलते हैं एक्सेस ऑफ CO2 मिल्कीनेस डिसअपियर। तो ये दोनों रिएक्शन बेटा आपको याद होनी चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर में गया तो मिल्की, क्यों मिल्की, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बना जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल, और इसी सॉल्यूशन में अगर और कार्बन डाइऑक्साइड में डालूंगा तो मिल्कीनेस डिसअपियर्स। बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड डालोगे तो मिल्कीनेस गायब हो जाएगी। क्यों गायब हुई, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना जो कि इनसॉल्युबल। तो ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। यहां पे वही रिएक्शन करके दिखाई है कि कैसे होगा, ठीक है, यही वाली रिएक्शन पूरी। नेक्स्ट है बेटा पीएच। पीएच हमें यह बताता है कि कोई चीज कितनी ज्यादा एसिडिक या कितनी ज्यादा बेसिक है। हमारे पास एक पीएच स्केल होती है जिसमें नंबरिंग होती है 0 से 14 तक, 0 1 2 3 4 से लेके 14 तक। बेटा किसी चीज का पीएच जितना ज्यादा 14 की तरफ जाता है उतना वो चीज बेसिक होती है, और किसी का पीएच इस स्केल में जितना 0 की तरफ होता है उतना वो एसिडिक होती है। अब देखो 0 और 14 का मिड पॉइंट क्या होगा, 7। तो अगर किसी चीज का पीएच 7 है तो ना वो एसिडिक ना वो बेसिक, वो होती है न्यूट्रल। 7 से लेके 14 तक बेसिक, 7 से लेके 0 तक एसिडिक। यही चीज यहां पे लिखी है कि पीएच 7 है तो न्यूट्रल हो जाएगा, 7 से ज्यादा 14 तक तो बेसिक हो जाएगा, और 7 से कम 0 तक एसिडिक हो जाएगा। एक चीज और समझो, पीएच जितना कम उतना ज्यादा चीज एसिडिक, और एसिडिक मतलब उतना ज्यादा H+। तो याद रखना पीएच जितना कम होगा H+ का कंसंट्रेशन उतना ज्यादा होगा। अगली चीज है यूनिवर्सल इंडिकेटर। बेटा यूनिवर्सल इंडिकेटर हमें यह बताते हैं कि कोई चीज एसिड है या बेस, और कितनी ज्यादा एसिडिक या कितनी ज्यादा बेसिक है, कलर से ही बताते हैं। इसका एक एग्जांपल है पीएच पेपर। वापस आते हैं, अब इसको हम बोलेंगे पीएच पेपर। क्या होता है, इसमें ढेर सारे कलर्स होते हैं। ये कलर्स वही हैं जो स्पेक्ट्रम के होते हैं। स्पेक्ट्रम के कलर याद है, विबग्योर। तो उसी विबग्योर को इधर 14 से 0 की तरफ लेके जाओ, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब बेटा किसी सब्सटेंस को पीएच पेपर पे डाला, जितना ज्यादा कलर वायलेट की तरफ जा रहा मतलब पीएच 14 की तरफ जा रहा उतना वो बेसिक, और जितना ज्यादा कलर रेड की तरफ जा रहा मतलब पीएच 0 की तरफ जा रहा उतना वो एसिडिक। तो विबग्योर से हमें पता चलता है कोई चीज कितनी एसिडिक कितनी बेसिक। एक और चीज, अब बेटा विबग्योर का मिड पॉइंट क्या है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू 3 कलर इधर, येलो, ऑरेंज, रेड 3 कलर इधर, बीच में क्या है, ग्रीन। मतलब पीएच पेपर पे अगर कोई सब्सटेंस ग्रीन कलर दे रहा है तो बीच में, मतलब वो न्यूट्रल और उसका पीएच 7 होगा। जैसे प्योर वाटर हो गया, हमारे बॉडी का ब्लड हो गया, इनका पीएच होता है 7। इसके अलावा बेटा कुछ चीजें यहां पे लिखी है, इनका पीएच डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है, इनका पीएच पेपर का कलर भी डायरेक्ट पूछता है। तो इन 4 चीजों का पीएच और कलर जरूर से याद कर लेना। बेटा अब हमें पढ़ना है कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, और कुछ स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। तो आप याद रखना 3 स्ट्रॉन्ग एसिड याद रखना, सल्फ्यूरिक एसिड, HCl और नाइट्रिक एसिड। ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, बहुत सारा H+ देते हैं।
इसी तरह से बेटा दो वीक एसिड भी याद रखना, दो अच्छे से याद रखना, एक एसिटिक एसिड CH3COOH, एक कार्बोनिक एसिड H2CO3, ये वीक हो गए और ये तीन स्ट्रॉन्ग, बस इतना दिमाग में। इसी तरह से बेस को पकड़ो तो तीन बेस अपने स्ट्रॉन्ग है, NaOH, KOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दो तो याद रखना ही भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, KOH स्ट्रॉन्ग बेस। और वीक बेस वैसे तो बहुत सारे हैं, सभी याद करने, बट एक तो पक्का याद रखना, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस। ये तैयार हो गया। अब हम पढ़ेंगे पीएच ऑफ सॉल्ट। किसी सॉल्ट का पीएच कैसे निकालते हैं बेटा? सॉल्ट कैसे बनता है? एसिड और बेस से मिलके, है ना। तो मान लो कोई सॉल्ट बना स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से, तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आए, दोनों आपस में टकराए और ओवरऑल क्या हुआ? इफेक्ट खत्म। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग टकरा के इफेक्ट खत्म, सॉल्ट कैसा हो गया? न्यूट्रल। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग टकरा के न्यूट्रल। एग्जांपल देखो, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड HCl ले लिया, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH ले लिया, सॉल्ट क्या बनेगा? NaCl। कैसा सॉल्ट है? न्यूट्रल। पीएच कितना हो जाएगा? 7। ऐसे ही बेटा स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग टकराए तब तो न्यूट्रल, पर मान लो एक वीक है एक स्ट्रॉन्ग, तब बेटा सॉल्ट कैसा होगा? जो कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग होगा ना वो डोमिनेट करेगा और सॉल्ट भी उसके जैसा होगा। एग्जांपल, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लिया, वीक एसिड उठा लिया H2CO3 कार्बोनिक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस फिर से ले लिया NaOH, सॉल्ट क्या बनेगा? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। अब बेटा ये कैसा सॉल्ट होगा? इन दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन है? बेस। तो सॉल्ट कैसा होगा? बेसिक। पीएच क्या होगा? 7 से ज्यादा। तो अगर एक स्ट्रॉन्ग है एक वीक है तो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग वाला कैरेक्टर लेता है। तीसरा एग्जांपल, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया HCl, वीक बेस NH4OH, सॉल्ट बनेगा NH4Cl। कैसा होगा बताओ? कौन स्ट्रॉन्ग है? एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो सॉल्ट कैसा होगा? एसिडिक, पीएच 7 से कम। ठीक, ऐसे पहचानते हैं। नेक्स्ट, अब बेटा कुछ नेचुरली अकरिंग एसिड आपके सिलेबस में हैं और उनके सोर्सेज भी हैं, वो आपको याद होने चाहिए। इन सबको याद करने के लिए मैंने आपको ट्रिक्स यहां बताई है, याद जरूर करना है क्योंकि बोर्ड में सीधा एमसीक्यू उठा के 1 नंबर का सवाल पूछ लेता है। एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, जैसे यहां पे एंड स्टिंग, एंड स्टिंग में कौन सा एसिड होता है? मेथेनोइक एसिड। कैसे याद रख सकते हैं? ट्रिक्स लिखी है, एक का एग्जाम्पल देता हूं। एंड मतलब चीटा, जमीन में एक चीटा है, उसमें क्या है? मेथेनोइक एसिड। तो चीटा क्या करता है बेटा? मेथी का पराठा खाता है। चीटा सोच लो क्या खा रहा है? मेथी का पराठा। तो एंट ने खाया मेथी पराठा, और मेथी मतलब मेथेनोइक एसिड। ऐसे ही बहुत सारी ट्रिक्स हैं, ट्रिक से याद कर लो या खुद से कर लेना। अब बेटा हमें अब पढ़ने हैं सोडियम क्लोराइड और उससे बनने वाले कुछ कंपाउंड। तो NaCl को बेटा हम लोग कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, जो घर में मिलता है, रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं इसको। कहां मिलता है? रॉक बेड में मिलता है। और इससे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट केमिकल बनते हैं। पहला केमिकल जो हमें पढ़ना है वो है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कॉस्टिक सोडा। किससे बनता है? क्लोर एल्कली प्रोसेस से। क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या है कि हम सोडियम क्लोराइड लेंगे, इसको हम बेटा ब्राइन भी बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन यानी पानी में लिया, और क्या किया? इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रिक करंट लगा दिया इसको। जब इसको इलेक्ट्रिक करंट लगाते हैं तो दो गैसेस निकलती हैं, एक यहां से क्लोरीन गैस, एक यहां से हाइड्रोजन गैस, और बनता है ये NaOH। देख लो क्या बना? NaOH, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस। अब इसमें याद रखना होता है कि कौन सी चीज कहां बनी। जैसे देखो क्लोरीन गैस कहां बनी? एनोड पे। हाइड्रोजन गैस कहां बनी? कैथोड पे। NaOH कहां बना? कैथोड पे। याद करने का तरीका मैंने बहुत सिंपल बताया है। क्लोर एल्कली, तो मैंने बोला इसको चोर खली सोच सकते हैं, तो मैंने कहा कि खली साहब, ग्रेट खली साहब ने क्या किया? एक चोर को पकड़ा, पार्सल में बंद किया और चाइना फेंक दिया। खली साहब ने एक चोर को पकड़ा, पार्सल में बंद किया और चाइना फेंक दिया। पार्सल, पार्सल मतलब पॉजिटिव एनोड क्लोरीन, चाइना मतलब कैथोड हाइड्रोजन NaOH। तो पॉजिटिव एनोड पे क्या बन रहा है? क्लोरीन। कैथोड पे क्या बन रहा? हाइड्रोजन और NaOH। कैथोड पे हाइड्रोजन और NaOH। साथ साथ बेटा कई बार बोलता है कि क्लोर एल्कली प्रोसेस के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके यूजेस बताइए। इन तीनों के यूजेस, तो यहां पे यूजेस लिखे हुए हैं, क्लोरीन के, हाइड्रोजन के, NaOH के। इसको आपको लर्न करना होगा। नेक्स्ट बेटा जो कंपाउंड है वो है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2। कैसे बनता है? स्लेग्ड लाइम CaOH होल ट्वाइस का रिएक्शन क्लोरीन से करा दो, CaOCl2 और वाटर निकल जाता है। यूज क्या है ब्लीचिंग पाउडर का? सिंपल, कपड़े को ब्लीच करने के लिए यूज होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज होता है, और ड्रिंकिंग वाटर को जर्म फ्री। तो ये वाला और ये वाला जरूर से याद रखना कि ड्रिंकिंग वाटर को जर्म फ्री और ब्लीचिंग वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट है बेटा बेकिंग सोडा। सोडा सुनते ही सोडियम दिमाग में आना चाहिए। बेकिंग सोडा क्या होता है बेटा? जो घर में सोडा होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। इसके रिएक्शन में देखो 4 चीजें लग जाती है, 4 चीजें दिमाग में, 4 चीजें क्या क्या? NaCl, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, सब ने रिएक्ट किया, क्या बना? NaHCO3
और साथ में बाई प्रोडक्ट क्या निकला, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। ये क्या बन गया, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा की यूजेस ये लिखें, एक जरूर से याद रखना, डिले कर्डिंग ऑफ मिल्क, मिल्क की कर्डिंग को ये धीमा कर देता है। और एक और, न्यूट्रलाइज एसिडिटी, घर में जब एसिडिटी हो जाती है, पेट दर्द करता है, मम्मी क्या कहती है कि पानी में सोडा डाल के पी लो, एसिडिटी सही हो जाएगी। एक और इसका यूज है बेटा, बेकिंग पाउडर बनता है। अब देखो बेकिंग पाउडर, बेकिंग मतलब बेकिंग सोडा तो होगा ही होगा, बेकिंग पाउडर में क्या होता है कि जो बेकिंग सोडा है NaHCO3, इसमें हम थोड़ा सा एसिड डालते हैं। कौन सा एसिड, टार्टरिक एसिड। तो बेकिंग पाउडर इज बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड। अब बेटा बेकिंग सोडा क्या है, NaHCO3। अब सोचो मेटल बाइकार्बोनेट में जैसे ही कोई एसिड डालोगे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और बेटा यही ये गैस होती है जो ब्रेड वगैरह को फुला के सॉफ्ट कर देती है। तो बेकिंग पाउडर का काम क्या होता है, ब्रेड वगैरह को फुलाना और उसको सॉफ्ट कर देना। कॉजेस ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट और स्पंजी। कैसे बनता है बेकिंग पाउडर, कैसे बनता है, बेकिंग सोडा ले लिया और टार्टरिक एसिड, तो एसिड डालते ही कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। नेक्स्ट बेटा जो चीज हमें पढ़नी है वो है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका मतलब 10, हाइड्रेट मतलब पानी, सोडियम कार्बोनेट डेका, देखो लिखा हुआ है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। कैसे बनता है बेटा, हमने बेकिंग सोडा लिया NaHCO3, इसको हमने हीट किया, क्या बन गया Na2CO3, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। अब Na2CO3 का वाटर के साथ रिएक्शन करा दिया, क्या बन गया Na2CO3.10H2O। क्या यूज है बेटा इसका, ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्री में। और ये वाला जरूर से याद रखना, परमानेंट हार्डनेस कौन हटाता है, वॉशिंग सोडा, बहुत पूछता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बेटा कुछ कंपाउंड में कुछ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाते हैं, कुछ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाते हैं, इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। चार हमें याद रखने, एक कॉपर सल्फेट क्रिस्टल CuSO4.5H2O, ब्लू रंग का होता है, याद कर लो। दूसरा Na2CO3.10H2O, पढ़ लिया, वॉशिंग सोडा। तीसरा जिप्सम CaSO4.2H2O, याद रखना, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के काम आता है। चौथा FeSO4.7H2O, फेरस सल्फेट क्रिस्टल, ये होते हैं ग्रीन रंग के। ये चार क्रिस्टल्स और इनके कलर याद होने चाहिए। नेक्स्ट पेज पे फिर से दिखा देता हूं, ये फेरस सल्फेट का क्रिस्टल FeSO4.7H2O ग्रीन रंग का होता है। हीट करोगे बेटा तो FeSO4 पानी निकल जाएगा व्हाइट कलर का, और हीट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, Fe2O3 बनता है, सॉरी Fe2O3, और कलर क्या हो जाएगा इसका, ब्राउन। ऐसी CuSO4.5H2O कॉपर सल्फेट क्रिस्टल ब्लू कलर का, हीट करोगे तो CuSO4 व्हाइट कलर का और 5H2O निकल जाएगा। नेक्स्ट चीज है POP या प्लास्टर ऑफ पेरिस, किससे बनता है, जिप्सम से बनता है। क्या फॉर्मूला है, CaSO4.12H2O, व्हाइट कलर का पाउडर होता है। अब आप जिप्सम याद करो, CaSO4.2H2O, इसको हीट कर देंगे 373 केल्विन, 100 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट कर दिया, क्या होगा, इसमें से 1.5 H2O बाहर निकाल दो, 3/2, 1.5 H2O बाहर निकल गया, क्या बता, आधा H2O, CaSO4.5H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस। किसमें यूज होता है, मेकिंग टॉयज वगैरह में इसमें यूज। देखो सबसे पहले क्या है कि हमें डिफरेंस पढ़ना है मेटल नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी में। एकदम सिंपल है। पहली चीज, मेटल क्या होते हैं भाई, लस्ट्रस होते हैं, चमकीले होते हैं। नॉन मेटल चमकीले नहीं होते, लस्ट्रस नहीं होते, नॉन लस्ट्रस। मेटल हार्ड होते हैं, नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं। फिर क्या है, मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल मतलब बेटा कि मेटल को आप ठोक पीट के थिन शीट्स बना सकते हो। ये मेलिबिलिटी की प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा गोल्ड और सिल्वर में होती है, नॉन मेटल मेलिएबल नहीं होते। फिर आता है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या है कि मेटल को खींच के आप थिन वायर बना सकते हो, पतले पतले वायर। गोल्ड बेटा बहुत डक्टाइल होता है, 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा वायर बन सकता है। तो दो चीजें याद रखना, मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी। मेलिबिलिटी मतलब प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस दैट इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, ठोक ठोक के पतली शीट्स। और डक्टिलिटी मतलब एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, थिन वायर्स बनाने वाला। मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी मेटल के पास होती है, नॉन मेटल के पास नहीं होती। मेटल क्या होते हैं बेटा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन कौन से हैं, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर। कौन कौन से हैं, सिल्वर, कॉपर और गोल्ड। मेटल्स क्या होते हैं बेटा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होते हैं। सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन से हैं, सिल्वर और कॉपर। अच्छा, नॉन मेटल की बात करें, ना ही ये इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कंडक्ट करते हैं, ना ही ये हीट अच्छे से कंडक्ट करते हैं। मैं अभी इसके बाद एक्सेप्शंस भी बताऊंगा, उसकी सेपरेट लिस्ट है, ठीक। इसके बाद मेटल्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, नॉन मेटल्स का लो मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। मेटल सोनोरस होते हैं। सोनोरस मतलब कि अगर मेटल को किसी हार्ड सब्सटेंस से मारोगे तो आवाज आएगी। मेटल की फिजिकल स्टेट क्या होती है, मैक्सिमम मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड। सिर्फ एक ही मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, मरकरी। ये याद रखना, एग्जाम में पूछता है। ऑल मेटल एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट एट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल की बात करें बेटा तो ये सारी चीजें जो ये कर रहे थे वो ये नहीं करते।
नॉन मेटल्स की फिजिकल स्टेट समझो, वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैसेस भी हो सकते हैं। सॉलिड दो हो गए, कार्बन और सल्फर, याद रखना। लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड याद रखना कौन सा, ब्रोमीन। लिक्विड कौन सा, ब्रोमीन। कौन सा मेटल लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पे, मरकरी। और कौन सा नॉन मेटल लिक्विड होता है, ब्रोमीन। इसके बाद बेटा नॉन मेटल गैस स्टेट में भी होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, ये सब गैस स्टेट में भी होते हैं। नेक्स्ट बेटा कुछ एक्सेप्शन आ गए हैं इंपॉर्टेंट। तो मेटल्स के बारे में मैंने बताया कि हार्ड होते हैं, पर आप देखो एक्सेप्शन, एल्कली मेटल्स जो होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं दे कैन बी कट विद अ नाइफ। ऐसे ही गैलियम और सीसियम, ये भी बहुत सॉफ्ट होते हैं, ये भी बेटा एल्कली मेटल्स हैं। दूसरा एक्सेप्शन मैंने आपको बताया था कि मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, पर आप जरा ध्यान से देखो, गैलियम एंड सीसियम वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, एक्सेप्शन हो गया, मेटल का हाई होना चाहिए था, इनका लो है। दे मेल्ट इफ यू कीप देम ऑन योर पाम, हाथ पे रखोगे ऐसे तो हाथ की गर्मी से मेल्ट हो जाएंगे, इतना लो मेल्टिंग पॉइंट है इन दो मेटल का। अच्छा, मेटल क्या होते थे, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, बट मरकरी एक मेटल है बट इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, और याद रखना मरकरी लिक्विड की तरह एग्जिस्ट करता है। मेटल क्या थे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेड एक मेटल है बट इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सारे एक्सेप्शन मेटल के। नॉन मेटल के एक्सेप्शन देखो, नॉन मेटल चमकीले नहीं होते थे, लस्ट्रस नहीं होते थे, पर आयोडीन और ग्रेफाइट कैसे होते हैं, लस्ट्रस। ग्रेफाइट क्या है बेटा, कार्बन का एक फॉर्म है, इट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन, ये चमकीले होते हैं आयोडीन और ग्रेफाइट। डायमंड बेटा, नॉन मेटल आपको क्या बताया था, सॉफ्ट होते हैं, पर डायमंड इज वन ऑफ द हार्डेस्ट नोन नेचुरल सब्सटेंस। डायमंड क्या होता है बेटा, फॉर्म ऑफ कार्बन, यानी नॉन मेटल है। नॉन मेटल तो सॉफ्ट होते हैं, पर डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। साथ ही साथ नॉन मेटल का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, पर डायमंड हैज अ हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट एज वेल। इसके बाद बेटा नॉन मेटल क्या बताया था, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट ग्रेफाइट बेटा फॉर्म ऑफ कार्बन इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स देख सकते हो जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है। तो ये सारे एक्सेप्शन हो गए बेटा, ये एक्सेप्शंस आपको याद होना चाहिए, उठा के सीधा एक नंबर का सवाल यहां से सीधा सीधा बनता है। कुछ और बातें, कॉपर और एल्यूमिनियम को हम यूज करते हैं कुकिंग वेसल्स के लिए। कुकिंग वेसल्स जो घर में पतीले होते हैं वो कॉपर और एल्यूमिनियम से बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, they are good conductor of heat and they do not melt, have high melting point। तो दो रीजन, कॉपर और एल्यूमिनियम से ही घर के बर्तन क्यों बनते हैं, कुकिंग वेसल्स क्यों बनते हैं। पहली चीज, हीट को कंडक्ट कर देते हैं, सब्जी पका देते हैं। दूसरी चीज, खुद मेल्ट नहीं होते, हाई मेल्टिंग पॉइंट। एक चीज और समझ लो, एलोट्रोपी। एलोट्रोपी बेटा ऐसा फिनोमेना जब एक सब्सटेंस एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करे। कार्बन दिखाता है ये चीज, कार्बन इज अ नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म, ईच फॉर्म इज कॉल्ड एन एलोट्रोप। अलग अलग इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे कौन कौन से हो गए, डायमंड हो गया, कोल हो गया, ग्रेफाइट हो गया, एकदम डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी दिखाते हैं। जैसे डायमंड बेटा कार्बन से ही बना हुआ एलोट्रोप है, हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस। और ग्रेफाइट वो भी कार्बन से बना है, पर वो कैसा होता है बेटा, एकदम मुलायम सा होता है, स्लिपरी और सोपी इन टच। अच्छा, यहां तक हो गया, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट है बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल की। तो बेटा मेटल का सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टी हमें पढ़ना है, मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। सो मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो सिंपल सी बात है, मेटल ऑक्सीजन क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड बेटा जनरली क्या होती हैं, बेसिक होती हैं। बेसिक है तो क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू टर्न कर देगा। तो अभी चलो मेटल ऑक्साइड देखते हैं। सबसे पहले मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स ले लिए, पोटेशियम और सोडियम। ये बेटा ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करते हैं तो ऑक्साइड बनती है, K2O Na2O, पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। ये बेटा इतने रिएक्टिव हैं कि इनको अगर आप कमरे में खुला रख दो तो ऐसे ही अगल बगल की ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेंगे, और इतनी ज्यादा हीट निकलती है इस रिएक्शन में कि इनमें आग लग जाती है। react so vigorously with oxygen that they catch fire even if kept in open। तो इनको बाहर ओपन में नहीं रख सकते, सोडियम पोटेशियम को घर में ऐसे नहीं रख सकते, अगल बगल से ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे और आग लग जाएगी। इसीलिए बेटा सोडियम और पोटेशियम को दे आर केप्ट इन केरोसिन ऑयल के अंदर डुबा के रखते हैं। क्यों केरोसिन ऑयल में, पहली चीज प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बर्निंग इन एयर, अब ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज प्रिवेंट्स एक्सीडेंटल फायर, भाई आग लगेगी, एक तो इनका नुकसान होगा, एक तो मेटल का नुकसान हुआ, आग लगा मेटल खत्म, दूसरा आपका भी तो घर में नुकसान होगा, घर में फायर लग जाएगी, इसलिए इनको केरोसिन ऑयल में डुबा के रखते हैं। तो ये दो का आप याद रखना कि दे कैच फायर इफ केप्ट इन ओपन। इसके बाद के मेटल उठाते हैं, KNa हो गए। अब मैग्नीशियम का रिएक्शन हमको सिलेबस में है, पहले चैप्टर में भी था, यहां पे तो मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, थोड़ा सा हीट करना पड़ता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये कैसा होता है बेटा, व्हाइट पाउडर होता है, यहां पे 2 लग जाएगा बैलेंस, कैसा होता है, व्हाइट कलर का पाउडर होता है। फिर एल्युमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, थोड़ा सा हीट करना पड़ता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनती है। यहां पे भी बेटा व्हाइट फ्लेम दिखती है, बर्न्स विद अ ब्रिलियंट व्हाइट फ्लेम, कलर याद रखने होंगे।
कॉपर बेटा ऑक्सीजन से तभी रिएक्ट करेगा जब आप हीट करोगे, और क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड, जो कि ब्लैक कलर का होता है। ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है कि भाई कॉपर को हमने वॉच ग्लास में रखा, हीट किया, ब्लैक हो गया। क्यों ब्लैक हुआ? क्योंकि कॉपर ऑक्साइड बन गई। गोल्ड और सिल्वर बेटा बहुत कम रिएक्टिव हैं, बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, सो दे डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। अच्छा, जब मेटल को हम ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं तो फ्लेम का अलग अलग कलर दिखाई पड़ता है, और इन्हीं अलग अलग कलर को हम बोलते हैं फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट के कलर से आप बता सकते हो कि ये कौन सा मेटल है। फॉर एग्जाम्पल, एक मेटल अगर जलता हुआ क्रिम्सन कलर का दिख रहा है तो वो डेफिनेटली लिथियम होगा। अगर जलता हुआ येलो दिख रहा है तो वो सोडियम होगा। अगर जलता हुआ मेटल ऑरेंज रेड दिख रहा है तो वो कैल्शियम होगा। तो ये फ्लेम कलर बेटा आपको याद करने होते हैं। अब मैंने अभी बोला था कि मेटल ऑक्साइड जो होती है वो जनरली बेसिक होती है ना। मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर, टर्न्स मॉइस्ट रेड लिटमस ब्लू। एग्जांपल मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड एक्सेट्रा। पर बेटा कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसी होती हैं जो एसिडिक भी होती हैं और बेसिक भी होती हैं। इनको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। दो ही एग्जाम्पल हमें याद रखने हैं, जिंक और एल्यूमिनियम की ऑक्साइड कैसी होती हैं, एसिडिक भी बेसिक भी, यानी एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जिंक और एल्यूमिनियम। कैसे याद रखेंगे, मैंने कोड बनाया जनाबे आली, जिंक और एल्यूमिनियम। मतलब एल्यूमिनियम और जिंक की ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाएगी, और बेस से रिएक्ट करके भी सॉल्ट और वाटर बनाएगी। है यहां पे देखो, जब हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन एसिड से कराया तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या बन गई, बेस बन गई, और क्या निकल गया, सॉल्ट और वाटर। जब हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन बेस यानी NaOH से कराया तब एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या बन गया, एसिड बन गया। क्या निकला, सॉल्ट और वाटर। तो ये दो रिएक्शन बेटा आपको याद होनी चाहिए। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की HCl के साथ क्या निकला, AlCl3 और वाटर। यहां पे एल्यूमिनियम क्या बन गया, एसिड के सामने बेस। दूसरी NaOH के साथ क्या बना, NaAlO2 और वाटर। बेस के सामने एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या बन गया, एसिड का कैरेक्टर ले लेता है। अच्छा, नेक्स्ट है बेटा मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ। मेटल जब वाटर से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। याद रखना, मेटल जब वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। और साथ ही साथ मेटल की या तो हाइड्रो ऑक्साइड बनेगी या ऑक्साइड बनेगी, या तो OH वाला हाइड्रो ऑक्साइड या तो ऑक्साइड। अब जरा समझते हैं कहानी। ये मेटल एक्टिविटी सीरीज है, सबसे ऊपर सबसे रिएक्टिव मेटल होते हैं, सबसे नीचे लीस्ट रिएक्टिव। पहले दोनों चैप्टर में ये बात बता चुका हूं। अब ऊपर से जो तीन मेटल हैं ये इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं बेटा कि ये ठंडे पानी से रिएक्शन करने लगते हैं। इतने रिएक्टिव है कि ठंडे पानी के साथ ही रिएक्शन चालू कर दिया, KNaCl। चौथा मेटल जो मैग्नीशियम आता है ये कहता है हम इतने रिएक्टिव नहीं, थोड़ा गर्म कर दो पानी, तो इसको क्या लगता है, हॉट वाटर। इसके बाद एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये तीन मेटल थोड़े कम रिएक्टिव हो गए, तो इनको लगती है स्टीम, भाप बना के दो, बहुत गर्मी दो तब रिएक्शन करेंगे, तो इनको लग गई स्टीम। तो पहले तीन कोल्ड वाटर से, मैग्नीशियम हॉट वाटर से, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन स्टीम से। अब ये जो शुरुआत के चार मेटल हैं बेटा, ये जब वाटर से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन तो देते ही देते हैं, साथ ही साथ ये बनाते हैं OH वाला यानी हाइड्रो ऑक्साइड वाला एलिमेंट। यहां पे देखो हाइड्रो ऑक्साइड वाला सब्सटेंस, यहां देखो पोटेशियम वाटर से रिएक्ट किया KOH, सोडियम वाटर से रिएक्ट किया NaOH, कैल्शियम वाटर से रिएक्ट किया CaOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम वाटर से रिएक्ट किया MgOH होल ट्वाइस। तो यहां क्या क्या बन रहा है, हाइड्रो ऑक्साइड, और सब में क्या निकल गई, हाइड्रोजन गैस। पर ये तीन लास्ट वाले तीन जब वाटर से रिएक्ट करते हैं तो ऑक्साइड्स बनती हैं। शुरुआत के चार क्या बनाते हैं, OH वाला KOH, NaOH, CaOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस, ये तीन बनाते हैं ऑक्साइड्स। एल्यूमिनियम रिएक्ट किया वाटर नहीं स्टीम के साथ, क्या बना, Al2O3 और हाइड्रोजन गैस, यहां पे एरो स्टीम। आयरन रिएक्ट किया वाटर के साथ, क्या बना, ऑक्साइड Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस निकल गई। अच्छा, इसके बाद के जितने मेटल हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, सिर्फ ये रिएक्ट करते हैं, लेड से लेके नीचे कोई रिएक्ट नहीं करता। कुछ इंपॉर्टेंट बात याद रखो, सोडियम और पोटेशियम बेटा इतने रिएक्टिव है ना कि ये कोल्ड वाटर के साथ जब रिएक्शन करने जाते हैं तो इतनी हीट निकलती है, इतनी हीट निकलती है कि ये हाइड्रोजन गैस आग पकड़ लेती है। Na reacts violently with cold water. Reaction is highly exothermic. Exothermic मतलब हीट. हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कैचेस फायर। ठीक, कैल्शियम का जो रिएक्शन है कोल्ड वाटर के साथ उसमें आग नहीं लगती, कैल्शियम इतना रिएक्टिव नहीं, लेस वायलेंट, रिएक्ट, डू नॉट कैच फायर। अच्छा, एक चीज और सुनो, कैल्शियम और मैग्नीशियम का केस, स्पेशल केस याद रखो, कैल्शियम और मैग्नीशियम के केस में ये जो हाइड्रोजन गैस निकली, रिएक्शन कहां हो रहा है, पानी में। तो तुमने कैल्शियम एलिमेंट लिया पानी में डाल दिया, मैग्नीशियम का एलिमेंट लिया पानी में डाल दिया,
रिएक्शन हुआ, हाइड्रोजन गैस निकली। गैस के बेटा पानी के अंदर क्या बनेंगे, बबल। तो ये बबल आके कैल्शियम के मेटल से या मैग्नीशियम के मेटल से चिपक जाते हैं और इनको ऊपर लाके फ्लोट कराने लगते हैं। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम में, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्लोट्स इन वाटर एज बबल्स ऑफ हाइड्रोजन स्टिक्स टू सरफेस ऑफ मेटल। तो इनको पानी में डाला, क्या निकली, हाइड्रोजन गैस, उसके बबल आके इनसे चिपके और इनको फ्लोट कराने लगते हैं। ये स्टीम वाले का यहाँ पे डायग्राम दिया है। यहाँ पे हम ग्लास वूल डाल देते हैं, पानी में भिगा के हीट करते हैं, इसमें से क्या निकलेगा, पानी, मतलब स्टीम जाके मेटल पे लगी, रिएक्ट की, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे बाहर आ गई। ठीक, नेक्स्ट है बेटा अपने पास रिएक्शन विद एसिड। तो बेटा देखो, कुछ मेटल्स एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, सारे नहीं, कुछ मेटल एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। कौन से मेटल एसिड से रिएक्ट करते हैं, जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर होते हैं, वो एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस निकाल देते हैं। जैसे एग्जांपल, मैग्नीशियम का रिएक्शन HCl एसिड के साथ। मैग्नीशियम कहां है, H के ऊपर है तो रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। जिंक का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जिंक कहां है, हाइड्रोजन के ऊपर है तो रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। कॉपर का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, कॉपर कहां है, हाइड्रोजन के नीचे, तो बेटा ये रिएक्शन नहीं होगा, गलत लिखा था आपको बेवकूफ बनाने के लिए। तो जो भी मेटल हाइड्रोजन के नीचे हैं वो एसिड से हाइड्रोजन नहीं निकालते हैं। ठीक, अब इसमें एक स्पेशल केस है, यहां देखो मैंने HCl लिया और सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड ये रिएक्शन नहीं देता है। यानी मेटल का रिएक्शन जब नाइट्रिक एसिड से कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती। क्यों नहीं निकलती, क्योंकि नाइट्रिक एसिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ऑक्सीजन देता है, HNO3 नाइट्रिक एसिड ऑक्सीजन देता है, इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि ये जो हाइड्रोजन निकल रही होती है इसको ऑक्सीजन देके ये वाटर बना देता है। इसीलिए नाइट्रिक एसिड ये वाले रिएक्शन नहीं देता। स्पेशल केस ऑफ नाइट्रिक एसिड, H2 gas not evolved when a metal reacts with dilute nitric acid. Nitric acid is strong oxidizing agent. It oxidizes the hydrogen produced to water. जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है उसको क्या करता है, HNO3 ऑक्सीजन देके वाटर बना देता है और खुद रिड्यूस होके क्या बन जाता है, NO2 या N2O। बट इसका भी एक्सेप्शन है। मैग्नीज और मैग्नीशियम दो ऐसे मेटल हैं जो नाइट्रिक एसिड से भी हाइड्रोजन निकाल देते हैं। ओनली मैग्नीशियम एंड मैंगनीज रिएक्ट्स विद वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू गिव हाइड्रोजन। एक चीज और होती है, एक्वारिजिया। ये क्या है बेटा, दो एसिड्स का मिक्सचर है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द रेशियो ऑफ 3:1। ये यूज होता है गोल्ड को डिसॉल्व करने के लिए। गोल्ड किसी और एसिड में डिसॉल्व नहीं होता, सिर्फ एक्वारिजिया कंसंट्रेटेड HCl कंसंट्रेटेड HNO3 के मिक्सचर में डिसॉल्व होता है। बहुत कोरोसिव होता है ये मिक्सचर और फ्यूमिंग लिक्विड होता है। अच्छा, नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये हमने पढ़ रखी है पहले चैप्टर में। क्या होता है, एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को बाहर कर देता है और खुद कंपाउंड के अंदर घुस जाता है। जैसे आयरन का रिएक्शन CuSO4 के साथ। क्या आयरन कॉपर के ऊपर है, हाँ आयरन कॉपर के ऊपर है, यानी ज्यादा रिएक्टिव है। आयरन देखो रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर के ऊपर है, तो आयरन क्या करेगा, कॉपर सल्फेट के अंदर घुस जाएगा और कॉपर को बाहर कर देगा। ठीक, कॉपर सल्फेट बेटा ब्लू कलर का होता है, फिर क्या बना, आयरन सल्फेट जो कि ग्रीन कलर का होता है, और जो कॉपर एलिमेंट कॉपर मेटल निकला बेटा वो ब्राउन या रेड, आप लिख सकते हो रेड या ब्राउन होता है। ऐसी एक रिएक्शन जिंक का कॉपर सल्फेट के साथ है। जिंक कहां है, कॉपर के ऊपर है तो ये भी डिस्प्लेस कर देगा, ज्यादा रिएक्टिव है। तो जिंक कॉपर सल्फेट के अंदर घुसा, कॉपर को बाहर कर दिया, जिंक सल्फेट बन गया। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का है बेटा और कॉपर ब्राउन या रेड कलर का हो जाएगा। फिर कॉपर का रिएक्शन FeSO4 से। क्या कॉपर इसके अंदर घुस पाएगा, सोचो, कॉपर कहां है, ये आयरन कहां है, ऊपर, तो कॉपर आयरन से कम रिएक्टिव है, आयरन से कम, तो इसके अंदर घुस नहीं पाएगा और ये रिएक्शन नहीं होगी। देखो कॉपर कहां है, नीचे, आयरन ऊपर, तो कॉपर लेस रिएक्टिव है तो अंदर नहीं घुसेगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा क्या है, मेटल का रिएक्शन नॉन मेटल के साथ। अब क्या होता है, जो मेटल होते हैं वो जनरली इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं और जो नॉन मेटल होते हैं वो जनरली इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन के देने लेने के प्रोसेस में बनता है आयनिक कंपाउंड। समझते हैं क्या होता है, समझते हैं फॉर्मेशन ऑफ NaCl से, सोडियम क्लोराइड से। तो बेटा सोडियम क्लोराइड में सोडियम है और क्लोरीन है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 11 की 2,8,1। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7।
अगर आप ध्यान से देखो, सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8। ये वाला इलेक्ट्रॉन तो गया, आखिरी शेल ये बन जाएगी। आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन जब होता है तो कोई भी एलिमेंट स्टेबल हो जाता है। हर एलिमेंट यही चाहता है कि मेरी आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो तो वो स्टेबल हो जाता है। एक्सेप्शन आपका हाइड्रोजन होता है, ठीक है। अच्छा, क्लोरीन 17 इलेक्ट्रॉन 287। अगर क्लोरीन को कोई एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन मिलते ही आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन, ये भी स्टेबल। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, उसकी आखिरी शेल ये बन जाएगी, ये तो गायब, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, उसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन स्टेबल। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, उसके भी आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, वो भी स्टेबल। तो क्या होता है बेटा, यहां पे मैंने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाया। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में आपको क्या करना है, सिर्फ आखिरी वाले शेल के इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं। कौन वाले? आखिरी वाले शेल के। सोडियम की आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन लगा दिया, क्लोरीन के ऊपर 2, 2 4, 2 6, 1 7। अब सोडियम क्या चाहता है? 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो सोडियम से ये इलेक्ट्रॉन उड़ के क्लोरीन के अंदर आ गया। बेटा जब कोई चीज इलेक्ट्रॉन लूज करती है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन लूज की, नेगेटिव चीज लूज की तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और कोई चीज जब इलेक्ट्रॉन गेन यानी नेगेटिव चीज को गेन करेगी उसके ऊपर कौन सा चार्ज? नेगेटिव। तो Cl के ऊपर माइनस। अब पॉजिटिव नेगेटिव आयंस क्या करेंगे? अपोजिट आयंस, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो इनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा और उसी को हम लोग NaCl कंपाउंड बोलते हैं। इसी को बोलते हैं आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट। इलेक्ट्रो मतलब कुछ चार्ज जैसा, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। पढ़ते हैं बेटा, Na plus and Cl minus oppositely charged ions attract each other. अच्छा, Na plus and Cl are held together by strong electrostatic force of attraction. Electrostatic मतलब चार्जेस वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट कर रहे हैं। एक चीज याद रखना, NaCl बेटा मॉलिक्यूल नहीं होता, ये याद रखना। हम लोग बोलते हैं NaCl का मॉलिक्यूल, गलत। NaCl is combination of ions, not molecule. Sodium chloride do not exist as molecule but as combination of oppositely charged ions, जिसको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल का रिएक्शन पढ़ रहे हैं। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,8,8,2। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,6। अब कैल्शियम को अगर स्टेबल होना है तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे आखिरी शेल में, तो वो क्या करेगा? कहेगा इन 2 इलेक्ट्रॉन को मैं निकाल देता हूं, मेरी आखिरी शेल ये बन जाएगी, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑक्सीजन क्या कहता होगा? वो भी 8 इलेक्ट्रॉन। वो कहेगा अगर मुझे कोई 2 इलेक्ट्रॉन दे दे तो मेरी आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो भाई डील तो यहां पे बहुत इजीली हो सकती है। तो अब हम बनाएंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। कैल्शियम के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, तो कैल्शियम के साथ मैंने कितने बना लिए? 2 इलेक्ट्रॉन बना लिए। ऑक्सीजन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6, तो यहां पे 2, 2 4, 2 6। अब कैल्शियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा। कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस चार्ज। अब इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऐसे ही बेटा आप खुद से फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड भी समझ लीजिएगा, खुद से इसको जरूर से देखिएगा। अब आ गया प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो हार्ड सॉलिड होते हैं और उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स के जो आयंस होते हैं, अपोजिट चार्ज आयंस, वो आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बंधे होते हैं, इसीलिए वो हार्ड सॉलिड होते हैं और इजीली मेल्ट नहीं होते। आयनिक कंपाउंड वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, पर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में जैसे कि केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, एथेनॉल हो गया, इसमें सॉल्युबल नहीं होते। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, पर मोल्टेन स्टेट या एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ऐसा क्यों? देखो, जब वो सॉलिड स्टेट में होते हैं तो उनके आयंस के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, आयंस साथ में बंधे होते हैं, आयंस फ्री नहीं होते। अगर आयंस फ्री नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती, इलेक्ट्रिसिटी के लिए फ्री आयंस चाहिए होते हैं। पर मोल्टेन स्टेट मतलब मैंने आयनिक कंपाउंड को हीट किया तो क्या हुआ? आयन सेपरेट हो गए, आयन सेपरेट हो गए तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। एक्वस सॉल्यूशन, आयनिक कंपाउंड को मैंने पानी के अंदर डाला, पानी क्या करता है? इनके बीच की फोर्स को कमजोर कर देता है, आयन सेपरेट हो जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो आयनिक कंपाउंड मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, बट सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। यही बात यहां पे लिखी हुई है। नेक्स्ट है बेटा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स।
तो बेटा हम मेटल्स को कहां से निकालते हैं? अर्थ के क्रस्ट से निकालते हैं। सबसे पहली चीज जो इसमें हमें समझनी है, मिनरल और ओर्स के बीच का डिफरेंस। मिनरल्स क्या है बेटा? अर्थ के क्रस्ट में मिलने वाले अलग अलग कंपाउंड्स को हम मिनरल्स कहते हैं। बहुत सिंपल, अर्थ के क्रस्ट में जो अलग अलग कंपाउंड मिलते हैं उनको मिनरल्स बोलते हैं। ओर्स क्या होता है? ओर्स भी बेटा मिनरल्स ही होते हैं। ऐसे मिनरल्स जिसमें बहुत सारा एक मेटल हो और जिसमें से मेटल हम प्रॉफिटेबली निकाल सके उसको बोलते हैं ओर। मिनरल एलिमेंट्स और कंपाउंड्स which occur naturally in earth crust. Ores, those mineral which contain a very high percentage of metal and metal can be profitably extracted. अब हमें कुछ कुछ मेटल को निकालना सीखना है। सबसे पहले हम रिएक्टिविटी सीरीज के एकदम बीच में चलेंगे, मिड ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। जिंक, आयरन, लेड, इनका एक्सट्रैक्शन समझेंगे। ये जो जिंक, आयरन, लेड है ना बेटा, मिडिल वाले, ये या तो सल्फाइड के फॉर्म में होते हैं, या तो कार्बोनेट के फॉर्म में होते हैं, या ऑक्साइड के फॉर्म में। इनके ओर्स कौन से मिलते हैं? कार्बोनेट, ऑक्साइड और सल्फाइड, COS, कॉस, ऐसे याद रखना। अगर ये ऑक्साइड है तो मेटल निकालना ऑक्साइड से बहुत आसान होता है, पर अगर ये सल्फाइड या कार्बोनेट है तो पहले इनकी सल्फाइड या कार्बोनेट को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, फिर ऑक्साइड से मेटल निकालते हैं। मान लो मेरे पास जिंक सल्फाइड है, तो मैं क्या करूंगा, इसको ऑक्सीजन के साथ हीट कर दूंगा। क्या होगा? जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड मुझे मिल गई। अब किसी मेटल सल्फाइड को बेटा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करने को हम कहते हैं रोस्टिंग। वाला रोस्टिंग नहीं जिसमें एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, ये वाला रोस्टिंग। मान लो हमें जिंक कार्बोनेट के फॉर्म में मिला, अब हम इसको लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में हीट कर देंगे, जिंक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। किसी मेटल कार्बोनेट को लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में हीट करने को कहते हैं कैल्सिनेशन। बोर्ड में कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बीच का डिफरेंस पूछता है, तो रोस्टिंग मेटल सल्फाइड की ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है, मेटल ऑक्साइड बनता है। कैल्सिनेशन मेटल कार्बोनेट का लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में, इसमें भी मेटल ऑक्साइड। याद कैसे रखोगे? कैल्सिनेशन कार्बोनेट, रोस्टिंग SRI सल्फाइड। ठीक, अब हमें मेटल की ऑक्साइड मिल गई। अब मेटल की ऑक्साइड से मेटल निकालना है, यानी इसमें से ऑक्सीजन हटाना है। ऑक्सीजन हटाना मतलब रिडक्शन। तो हम क्या करते हैं, जिंक ऑक्साइड का कार्बन के साथ रिडक्शन करते हैं। कार्बन इसके अंदर की ऑक्सीजन चुरा के बाहर निकल जाएगा और जिंक हमें मिल जाएगा। ये हो गई मिडिल ऑफ एक्टिविटी सीरीज। अब हम आ गए टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज पे। जो टॉप पे मेटल्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इनको बेटा हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? याद कर लो प्रोसेस का नाम, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक मतलब करंट वगैरह आएगा। मान लो हमें सोडियम को एक्सट्रैक्ट करना है, तो हम क्या लेंगे? NaCl लिया, किस फॉर्म में? मोल्टेन फॉर्म में, और उसको ऊपर इलेक्ट्रिक करंट पास कर दिया। क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट के आते ही ये टूट जाएगा Na+ और Cl- में। Na+ कैटायन, Cl- एनायन। एनायन कहां चला गया? एनोड पे। अब Cl- यानी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और Cl बन जाएगा। Na+ कैटायन कहां चला गया? कैथोड पे। प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास कम है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Na बन जाएगा। कई बार एग्जाम में ऐसे नहीं लिखता, क्योंकि क्लोरीन आपको Cl के फॉर्म में नहीं, Cl2 के फॉर्म में दिखता है। यहां 2 लिखा तो यहां 2 और यहां 2, इधर 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे भी 2 और यहां पे भी 2। अच्छा बेटा, ये जो टॉप पे होते हैं मेटल्स, इनका कार्बन रिडक्शन पॉसिबल नहीं। एग्जाम में पूछता है क्यों? क्योंकि बेटा ये इतने रिएक्टिव हैं कि ऑक्सीजन को पकड़े रहते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते नहीं। दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, इसलिए कार्बन इनको रिड्यूस नहीं कर पाता। अब आ गए हम बॉटम ऑफ एक्टिविटी सीरीज। 2 ही मेटल का एक्सट्रैक्शन यहां पे है, कॉपर और मरकरी। ये हमें कैसे मिलते हैं? सल्फाइड्स के फॉर्म में मिलते हैं। तो मरकरी की सल्फाइड को हम सिनाबार कहते हैं। अब मेटल सल्फाइड है, ऑक्सीजन के साथ हीट कर दिया, इसका रोस्टिंग कर दिया, क्या बन गया? मेटल ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अब यहां पे मेटल ऑक्साइड को कार्बन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, ये इतने कमजोर होते हैं कि हीट करने पे ही सीधा मेटल बाहर आ जाता है। सिमिलरली बेटा कॉपर का है, उसको आप अपने आप देख लीजिएगा। सेम कॉपर का है कि कॉपर सल्फाइड को हमने ऑक्सीजन के साथ रोस्टिंग की, कॉपर ऑक्साइड। अब कॉपर ऑक्साइड इसी कॉपर सल्फाइड से फिर से रिएक्ट करता है और क्या निकल जाता है? कॉपर का मेटल और सल्फर डाइऑक्साइड। अब बेटा ये रिएक्शंस आपको सारे याद होने चाहिए जो एक्सट्रैक्शन में पढ़ा है, ठीक है? अब ये जो मेटल हमें मिलता है ये पूरी तरह से प्योर नहीं होता, थोड़ी सी इंप्योरिटी होती है, तो हम इनकी क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। क्या करते हैं? रिफाइनिंग ऑफ मेटल, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। सिलेबस में एक ही मेटल का इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है, कॉपर सल्फेट का। क्या करेंगे? हम एक सोल्यूशन लेंगे कॉपर सल्फेट का, ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट, 2 इलेक्ट्रोड होंगे, है ना? जो इंप्योर कॉपर है जो एक्सट्रैक्ट करके लाए हो उसको आप एनोड बना दोगे,
और आपके पास पहले से प्योर कॉपर का एक रॉड प्रेजेंट होगा, उसको आप कैथोड, तो प्योर को कैथोड, इम्प्योर को एनोड। अब ये जो इम्प्योर मेटल को आपने एनोड बनाया है, इसमें से कॉपर के आयंस निकल निकल के सोल्यूशन में जाएंगे, निकल निकल के सोल्यूशन में, और सोल्यूशन से उतने ही कॉपर के आयंस जाके कैथोड पे चिपक जाएंगे। समय के साथ एनोड से कॉपर आयंस निकलते निकलते सारे कॉपर आयन खत्म हो जाएंगे, एनोड से सारा कॉपर खत्म हो जाएगा, और सारा कॉपर कहां पहुंच जाएगा? कैथोड के ऊपर। और कैथोड के ऊपर कैसा कॉपर होगा? प्योर कॉपर। अब जितनी भी सॉल्युबल इंप्योरिटीज थी वो सोल्यूशन में मिक्स हो जाएगी, और जितनी भी इनसॉल्युबल इंप्योरिटी थी इस इम्प्योर मेटल में जो एनोड बना है वो यहीं पे एनोड मड के नाम से नीचे बैठ जाएगी। तो एनोड से प्योर कॉपर निकलेगा, सोल्यूशन में जाएगा, सोल्यूशन से उतना ही कॉपर जाके कैथोड से चिपक जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्या बेटा है? करोजन। करोजन क्या होता है? जब मेटल के ऊपर सराउंडिंग से एयर या आपकी मॉइस्चर या कार्बन डाइऑक्साइड अटैक करता है तो मेटल को करोड कर देता है, खराब कर देता है, उसको हम करोजन बोलते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन इसका एग्जांपल है कि आयरन के ऊपर मॉइस्चर और ऑक्सीजन जब अटैक करता है तो एक लेयर बन जाती है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड की, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, रस्ट हो जाता है। टार्निशिंग ऑफ कॉपर है हमारा, कॉपर के ऊपर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर वेपर की लेयर बन जाती है, इसको हम बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ग्रीन कलर की लेयर होती है, इसको बोलते हैं टार्निशिंग ऑफ कॉपर। ऐसे ही बेटा सिल्वर के साथ क्या होता है? टार्निशिंग ऑफ सिल्वर होता है। तो सिल्वर के ऊपर हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑक्सीजन की लेयर बन जाती है और कैसा हो जाता है? ब्लैक कलर का हो जाता है। इसके बचने के तरीके क्या हैं? बचने के तरीके हैं आप मेटल को पेंट कर दो, ऑयलिंग कर दो, ग्रीसिंग कर दो, गैल्वेनाइजिंग कर दो या एनोडाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग और एनोडाइजिंग क्या है? गैल्वेनाइजिंग बेटा मेटल के ऊपर एक जिंक की लेयर बनाना। कैसे बनाते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू। पर बेटा ये लेयर ऊपर ऊपर बनती है मेटल के, जिंक की लेयर ऊपर ऊपर, और ये क्या करती है? मेटल को करोजन से बचाती है। दूसरी चीज होती है एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग में क्या होता है? मेटल के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बनती है, इससे मेटल सुंदर भी दिखता है, करोजन से बच भी जाता है। नेक्स्ट चीज है एलॉयज। एलॉयज क्या होते हैं बेटा? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स, थ्री मेटल्स या मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एलॉयज की बेटा जो प्रॉपर्टी होती है वो प्योर मेटल से डिफरेंट होती है। कौन कौन से एलॉयज हमें याद रखने हैं? स्टेनलेस स्टील, आयरन, निकल, क्रोमियम का है। एमेल्गम क्या होता है? एलॉय ऑफ मरकरी, मरकरी का कोई भी एलॉय तो एमेल्गम। ब्रास हो गया एलॉय ऑफ जिंक एंड कॉपर। याद करने का तरीका बी कॉस, बी ब्रास, कॉस सी कॉपर, जेड जिंक। ब्रॉन्ज हो गया बेटा, ब्रॉन्ज क्या है? कॉपर और टिन का एलॉय। तो ब्रॉन्ज का मेडल लाए और कोट पे टांग दिया, कोट मतलब कॉपर एंड टिन। शोल्डर क्या होता है बेटा? ये भी एलॉय होता है, लेड और टिन का। याद करने का तरीका, आपका शोल्डर कैसा है? सौतेला है, तो शोल्डर, टिन एंड लेड। इनकी प्रॉपर्टीज प्योर मेटल से डिफरेंट होती है। एग्जांपल, ब्रास और ब्रॉन्ज दोनों के अंदर कॉपर है, पर ब्रास और ब्रॉन्ज आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जबकि कॉपर इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरह से बेटा जो सोल्डर होता है लेड और टिन का एलॉय, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, जबकि मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। बेटा लास्ट चीज क्या है? थर्माइट रिएक्शन या थर्माइट वेल्डिंग। ये क्या होता है? फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 का रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि एल्यूमिनियम एक्टिविटी सीरीज में आयरन से ऊपर है, तो एल्यूमिनियम अंदर घुस जाता है, आयरन को बाहर निकाल देता है। इस रिएक्शन में इतनी सारी हीट निकलती है कि मेटल मेल्ट हो जाता है, और इस मेल्ट हुए मेटल से हम क्या करते हैं? रेलवे ट्रैक वगैरह को जोड़ देते हैं, इसी को बोलते हैं थर्माइट वेल्डिंग। हाँ, तो सबसे पहली चीज है बेटा कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4। तो आखिरी शेल में इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। बेटा कोई भी एलिमेंट ये चाहता है कि उसकी आखिरी शेल में या तो 8 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो स्टेबल हो जाएगा। कार्बन सोचेगा कि अगर मैं 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लूं तो मेरी आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, या तो मैं 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दूं तो ये सारे इलेक्ट्रॉन निकल गए, ये शेल ही खत्म हो गई, आखिरी शेल ये बन गई और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो भी स्टेबल। पर बेचारा कार्बन ना 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर पाता है ना गेन कर पाता है, और ये चीज बोर्ड में पूछता है ऐसा क्यों? आओ देखें। मान लो कार्बन ने कोशिश की कि मैं 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दूं। ये 4 इलेक्ट्रॉन बेटा जो है इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और बीच में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, यानी इन इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस ने कस के पकड़ रखा होगा। अब आप जब ये 4 इलेक्ट्रॉन निकालना चाहोगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, इतनी एनर्जी हम दे ही नहीं पाते, तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता। दूसरा रास्ता कि मैं 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लूं। अब बेटा इस न्यूक्लियस ने ऑलरेडी टोटल देखो 6 इलेक्ट्रॉन को पकड़ा है, 2 अंदर 4 बाहर। मैं कह रहा हूं 4 इलेक्ट्रॉन और ले लो, न्यूक्लियस कहेगा भाई हम और 4 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के नहीं रख पाएंगे,
इसलिए कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं करता। अब क्या करे कार्बन, इस तरह से तो काम नहीं बन रहा। अब कार्बन एक नई तरकीब निकालता है, वो कहता है मेरे आसपास जो दोस्त हैं मैं उनसे कहूंगा कि मुझे अपने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दो, बदले में मैं भी अपने 4 इलेक्ट्रॉन तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा, तुम्हारा भी भला मेरा भी भला। इस तरह का शेयरिंग वाला बेटा जो मामला होता है, जो कंपाउंड बनता है, उसे बोलते हैं कोवैलेंट कंपाउंड। यहां देखो कार्बन है, इसके 4 इलेक्ट्रॉन है ना, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, एक 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 एक, 4 हाइड्रोजन इसके दोस्त आ गए। अब हाइड्रोजन को बेटा कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, 2, एक और चाहिए। ये कार्बन से कहेगा कार्बन बाबू अपना एक इलेक्ट्रॉन हमारे साथ शेयर कर दो, हमारे साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर, शेयर और शेयर। कार्बन कहेगा बड़े चालू हो, हमें भी इलेक्ट्रॉन शेयर करो, तो हाइड्रोजन कहेगा ठीक है, तो कार्बन इन सब के एक एक इलेक्ट्रॉन को अपने पास भी शेयर कर लेगा। अब देख हाइड्रोजन के पास दो इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास 4 और 4 8, दोनों का भला हो गया। इस तरह की शेयरिंग से जो कंपाउंड बनता है उसे बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। अब जरा कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं कोवेलेंट कंपाउंड की। पहली बात, जनरली दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयंस नहीं होते, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आयंस चाहिए होते हैं, सो दे हैव एब्सेंस ऑफ आयंस। दूसरी बात बेटा, दे हैव जनरली लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा क्यों, कोवेलेंट कंपाउंड में बेटा क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स, तो ये एक मॉलिक्यूल फिर दूसरा मॉलिक्यूल, ये जो दो मॉलिक्यूल होंगे इनके आपस में जो फोर्स होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं, ये पूरा एक मॉलिक्यूल और एक दूसरा मॉलिक्यूल, इनके बीच की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कमजोर होती है। अगर आप इनको हीट करोगे तो क्या होगा, इनकी फोर्स कम हो जाएगी, ये अलग हो जाएंगे, इवेपोरेट हो गए या मेल्ट हो गए। तो दे हैव लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आया, चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आए बेटा और भी कोवेलेंट कंपाउंड है। अच्छा, जनरली कोवेलेंट कंपाउंड आपको नॉन मेटल और नॉन मेटल के ही मिलते हैं। मान लो क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन के वैलेंस शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, एक और चाहिए, तो क्लोरीन अपने दूसरे दोस्त क्लोरीन से कहेगा कि तुम्हारे पास भी 7 हैं, आओ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लें। इन लोग एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं। बेटा जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो एक बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड, हम लोग बोलते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में होते हैं लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 और चाहिए, तो ये ऑक्सीजन कहेगा मैं अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता हूं, ये कहेगा मैं भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता हूं, इसके भी 8 और इसके भी 8। बेटा जब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो 1 2 दो बॉन्ड बन जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड। नाइट्रोजन की बात करें, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 और चाहिए, तो ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन कहता है तुम शेयर कर लो, ये कहेगा 3 इलेक्ट्रॉन तुम भी शेयर कर लो, इसके भी 8 इसके भी 8, देखो 2 6 8 2 6 8। अब बेटा जब 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो 1 2 3, तो क्या बनता है, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। इसके बाद बेटा आपको नाम लिखने में बड़ी कंफ्यूजन होती है, तो आपको बेसिक तो आता होगा भाई कि एक कार्बन को मेथ, 2 को एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स वगैरह। तो ये चीज नहीं आती तो इसको तो आपको याद करना होगा, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप, ठीक है। अब आ जाओ, कार्बन कार्बन में अगर सिंगल बॉन्ड है या अगर एक ही कार्बन है और अगल बगल हाइड्रोजन है तो हम बोलते हैं एल्केन। एल्केन, इसके लिए लिखते हैं एन। जरा देखो यहां पे एक ही कार्बन है, अगल बगल सारे सिंगल बॉन्ड है, तो ये एन हो गया। अब एक कार्बन को बोलते हैं मेथ, सिंगल बॉन्ड, तो एन बढ़ गया मीथेन। यहां देखो दो कार्बन को बोलते हैं एथ, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, तो क्या बन गया, एथ एन। 3 कार्बन तो प्रोप, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड प्रोपेन। 4 कार्बन तो ब्यूट, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ब्यूटेन। बेटा एल्केन का एक जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, मतलब जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन उनके डबल से 2 ज्यादा होंगे। जरा ये देखो कार्बन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, डबल से 2 ज्यादा, डबल होगा 4, उससे 2 ज्यादा 6, CnH2n+2। अगली चीज है बेटा, अगर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड हो इसको बोलते हैं एल्कीन और लिखते हैं इन। अब यहां देखो कार्बन और कार्बन, 2 कार्बन तो क्या बन गया, एथ, बीच में डबल बॉन्ड तो इन, क्या बन गया, एथीन। बेटा ध्यान दो यहां पे एक कार्बन वाला मामला नहीं आया, यहां पे मिथीन नहीं आया। अरे भाई कैसे आएगा, एक कार्बन किससे डबल बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बनता नहीं, हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो मेथीन जैसी कोई चीज होती नहीं, एक कार्बन किससे डबल बॉन्ड बनाए, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का जो पहला सीरीज का जो पहला मेंबर है वो होता है एथीन। अब यहां पे 3 कार्बन तो बेटा प्रोप, डबल बॉन्ड तो इन, 4 कार्बन तो ब्यूट, डबल बॉन्ड तो इन, 5 कार्बन तो पेंट, डबल बॉन्ड तो इन। इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन, देख लो C3H6, C4H8, C5H10।
अगली चीज है बेटा, अगर कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड हो तो हम बोलते हैं एल्काइन और लिखते हैं आइन। ये देखो, ये 1 2 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, 2 कार्बन तो एथ ट्रिपल बॉन्ड तो आइन, 1 2 3 3 कार्बन तो प्रोप ट्रिपल बॉन्ड तो आइन, 1 2 3 4 4 कार्बन तो ब्यूट ट्रिपल बॉन्ड तो आइन, 5 कार्बन तो पेंट, ये प्रोप लिखा है, 5 कार्बन तो पेंट ट्रिपल बॉन्ड तो आइन। इनका बेटा जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, मतलब जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन इनके डबल से 2 कम होंगे। जरा देखो, कोई भी इसका फॉर्मूला लिख लेता हूं मैं, ब्यूटाइन का, तो ब्यूटाइन हो जाएगा C4H6 आएगा, गिन लेना। तो डबल C4 का, इसका डबल कितना होगा 8, डबल से 2 कम 6, गिन लेना, यही आएगा। तो बेटा एल्केन में CnH2n+2 यानी हाइड्रोजन कार्बन के डबल से 2 ज्यादा, एल्कीन में CnH2n यानी हाइड्रोजन कार्बन के डबल, एल्काइन में CnH2n-2 यानी हाइड्रोजन कार्बन के डबल से 2 कम। ऐसे इसको याद रखना होगा। अब बेटा कुछ चीज आती है जिसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। ये क्या होते हैं, कुछ एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स जो कंपाउंड को सारी केमिकल प्रॉपर्टीज दे देते हैं। एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, जो कंपाउंड को सारी केमिकल प्रॉपर्टीज देते हैं। सबसे पहले यहां देखो ClBr हेलोजन, इसके लिए हम लोग लिखते हैं क्लोरो या ब्रोमो, और लिखा है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब नाम के पहले लिखो। यहां देखो कितने कार्बन, 1 2 3, 3 कार्बन तो प्रॉप होगा मास्टर, आओ पीला ले लेता हूं, 3 कार्बन तो प्रॉप होगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एन हो गया, और Cl लगा है तो क्या बोलेंगे क्लोरो, प्रीफिक्स मतलब पहले, तो क्या बोला क्लोरोप्रोपेन। बस यही एक फंक्शनल ग्रुप है आपके सिलेबस में जो प्रीफिक्स में लगता है, बाकी सब नाम के बाद, बाकी सब नाम के बाद, क्लोरोब्रोमो नाम के पहले। अगला देखो OH, OH मतलब बेटा अल्कोहल, शराब, हाँ अल्कोहल, इसके लिए यूज करते हैं ऑल और सफिक्स यानी बाद में, ऑल बाद में। आओ देखें, 2 कार्बन तो एथ लिख दिया, सिंगल बॉन्ड तो एन लिख दिया, और OH का मतलब ऑल, OH का मतलब ऑल, और कहां लगाओ बाद में, 2 कार्बन तो एथ, सिंगल बॉन्ड तो एन, OH का मतलब ऑल, एथेनॉल। इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है कि जब हम इथेन लिखते हैं तो यहां पे ई आता है, और जब ऑल लगाएंगे तो ये, पर यहां से ई गायब कर दिया। तो एनसीईआरटी हमें बोलती है कि 2 वॉवेल साथ में मत रखो, तो पहला वाला वॉवेल हटा दो। जहां पे देखो जैसे प्रोपेन था तो यहाँ पे इथेन, तो ई काट देते हैं, इथेनॉल। तो जब भी 2 वॉवेल आए पहला वाला उड़ा देना। नेक्स्ट है बेटा C डबल बॉन्ड OH, ध्यान से देख लो, C डबल बॉन्ड O और H, ये है एल्डिहाइड। क्या है, एल्डिहाइड, और इसके लिखते हैं अल, अल, और इसको भी बाद में लिखते हैं, सारी चीजें बाद में, सिर्फ क्लोरोब्रोमो पहले, अल कहां बाद में, C डबल बॉन्ड OH। देखो 1 2 3, 3 कार्बन तो प्रॉप, कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड, आप कार्बन ऑक्सीजन वाला बॉन्ड देख के इन मत बोलना, कार्बन कार्बन का बॉन्ड, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड तो एन, प्रॉप एन, और लास्ट में क्या लगेगा C डबल बॉन्ड OH, ये क्या है एल्डिहाइड यानी अल, प्रोपेन अल, यहां से भी देखो ई कट गया प्रोपेन का, प्रोपेन अल। नेक्स्ट है बेटा C डबल बॉन्ड O और दोनों तरफ कार्बन हो। इसकी खास बात है बेटा, ये हमेशा बीच में मिलेगा, कहां मिलेगा, बीच में, इसके दोनों तरफ हमेशा क्या होते हैं कार्बन। C डबल बॉन्ड O ऐसे खुला हुआ, ये है कीटोन ग्रुप। कौन सा ग्रुप, कीटोन। और बेटा कीटोन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं ओन, और ये भी सफिक्स यानी बाद में। तो यहां देखो 1 2 3, C डबल बॉन्ड O कहां है, बीच में, दोनों तरफ कार्बन, 3 कार्बन तो बेटा प्रॉप, कार्बन कार्बन के बॉन्ड देखना, कार्बन ऑक्सीजन के नहीं, कार्बन कार्बन के, कार्बन कार्बन बीच में सिंगल बॉन्ड तो एन, और भाई यहां पे क्या लगा है C डबल बॉन्ड O बिच्चू में लगा है तो ओन, यही C डबल बॉन्ड O साइड में लगता है तो अल, तो प्रोपेन ओन। नेक्स्ट है बेटा C डबल बॉन्ड O और साथ में OH, यानी वो कीटोन वाला ग्रुप भी आ गया और अल्कोहल भी आ गया, दोनों साथ में, C डबल बॉन्ड OH, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके लिए लिखते हैं हम लोग ओइक एसिड, और ये भी बाद में ओइक एसिड। आओ देखें, 2 कार्बन तो एथ, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड तो एन, और C डबल बॉन्ड OH को क्या बोलते हैं ओइक एसिड, पूरा एथेनोइक एसिड। तो बेटा ये हो गई आपकी नेमिंग कंप्लीट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आया होमोलॉगस सीरीज। बेटा होमोलॉगस सीरीज क्या है, सीरीज है उन कंपाउंड्स की जिनके पास सेम फंक्शनल ग्रुप हो, जिनका सेम फॉर्मूला हो, जिनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टी हो। भाई फंक्शनल ग्रुप सेम हुए तो केमिकल प्रॉपर्टी अपने आप सेम हो जाएगी। तो ये क्या है, अ सीरीज ऑफ कंपाउंड विथ सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम जनरल फॉर्मूला एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज वेयर ईच कंसेक्यूटिव मेंबर डिफर्स बाय CH2। ये भी समझा देता हूं,
मान लो मैंने एल्केन उठा लिया, बेटा एल्केन मतलब एक सीरीज थी पूरी, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अगर मैं देखूं सारे एल्केन का फॉर्मूला यही होगा CnH2n+2, यानी सबके पास क्या है, सेम जनरल फॉर्मूला। अच्छा, अब सबकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगी क्योंकि सब में सिंगल बॉन्ड है, ना किसी में क्लोरो लगा ना ब्रोमो लगा, कुछ नहीं, ये तो एल्केन है, साइगा साइगा अल्केन। अच्छा, अब देखो पहला एल्केन मिथेन CH4, दूसरा एल्केन इथेन C2H6, है ना। इन दोनों में देखो कितना डिफरेंस है, इन दोनों में कितना डिफरेंस है, क्या गैप हुआ। ये बेटा आपका पहला एल्केन है, कौन सा, ये CH4 मिथेन, और ये दूसरा इथेन। इन दोनों में कितना डिफरेंस है, एक कार्बन बढ़ा और दो हाइड्रोजन, कितना डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस है। तो देखो यही लिखा है दे डिफर बाय CH2, एक कार्बन का और दो हाइड्रोजन का। इसको हम लोग ऐसे भी बोलते हैं कि एक से जब दूसरे पे जाते हैं कंसेक्यूटिव मेंबर, ये एक कार्बन हो गया, ये दो कार्बन का एल्केन, एक कार्बन का एल्केन दो कार्बन का, जब हम कंसेक्यूटिव मेंबर्स पे जाते हैं तो 14 AMU एटॉमिक मास बढ़ जाता है। क्यों भाई, कितना बढ़ना चाहिए, CH2 बढ़ रहा है, यहां से यहां एक कार्बन और दो हाइड्रोजन। बेटा कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 AMU, हाइड्रोजन का होता है 1 AMU, और दो हैं तो 1 × 2 2 + 12 14। तो अगले मेंबर पे जैसे ही जाओगे कितना मास बढ़ जाएगा, 14 AMU। और ये चीज मैंने एल्केन में दिखाई, एल्कीन, एल्काइन, क्लोरोब्रोमो में, अल्कोहल में, एल्डिहाइड में, कीटोन में, कहीं पे भी अगर होमोलॉगस सीरीज है तो हर अगला मेंबर पिछले वाले से CH2 आगे होगा, हर अगले मेंबर का 14 AMU एटॉमिक मास ज्यादा होगा। पूरी सीरीज के सारे कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, पर फिजिकल प्रॉपर्टी बेटा जैसे बॉइलिंग पॉइंट हो गया, जैसे सॉल्युबिलिटी हो गई, ये जैसे जैसे चेन बढ़ती जाएगी चेंज होगी। जैसे बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, जैसे जैसे चेन बड़ी होगी, जैसे जैसे कार्बन बढ़ेंगे, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस अप दी सीरीज, जैसे जैसे कार्बन बढ़ेंगे बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट बेटा मॉलिक्यूलर मास के साथ बढ़ता है, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ज्यादा बड़ा मॉलिक्यूल, ज्यादा मॉलिक्यूलर मास, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। मॉलिक्यूलर मास ग्रेडेशन इन अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी वगैरह भी चेंज होती है अलग अलग मेंबर की, पर सबकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम। केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम फॉर होमोलॉगस सीरीज। क्यों, क्योंकि सबके पास सेम फंक्शनल ग्रुप है। भाई ये सारे के सारे एल्केन है, ऐसे सारे के सारे अल्कोहल होंगे, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, सब अल्कोहल है, तो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट एक चीज आती है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, या आइसोमर्स का मतलब क्या होता है, वो कंपाउंड्स जिनका जब फॉर्मूला लिखें तो सेम आए पर जब बनाएं तो डिफरेंट दिखें, यानी वो कंपाउंड विच हैज सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। जैसे मैंने देखो फॉर्मूला लिखा C4H10, C4H10, इसको लगाने का एक तरीका तो ऐसा था, सीधा सीधा लगा दिया CH3 CH2 CH2 CH3, एक तो ऐसे लगा दिया। दूसरा तरीका था CH3 CH CH3 और एक CH3 नीचे ऐसे गिर गया। इसको बेटा हम लोग बोलते हैं आइसोमेरिज्म का फिनोमेना, और इन दोनों कंपाउंड्स को बोलते हैं आइसोमर्स। क्यों बेटा, क्योंकि इन दोनों को गिनो, 3 कार्बन, सॉरी 1 2 3 4 कार्बन और हाइड्रोजन 3 3 6 3 9 1 10, 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन, इसको गिनो 1 2 3 4, 4 कार्बन 3 3 6 2 8 2 10, 10 हाइड्रोजन। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। इसमें देखो 4 कार्बन सीधे लगे हैं, इसमें 3 सीधे एक नीचे लटक गया। तो ब्यूटेन वाला केस पूछता भी है कि इसके 2 आइसोमर्स बना के दिखाओ, पूछता है, तो ये दोनों बनाने होंगे, एक सीधे सीधे लगा देना, एक ऐसे नीचे लटका हुआ लगा देना। अब कैसे याद रखेंगे, कहां पे H3 होता है कहां पे H2, मैंने अभी बताया था ना, आप सिंबल बेटा ऐसे 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 बना लेना। कार्बन की एक वैलेंसी सेटिस्फाइड है, कितनी बची 3, तो यहां पे लग जाएंगे 3 हाइड्रोजन। कार्बन की 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, कितनी बची 2, तो यहां पे लगा देना 2 हाइड्रोजन। यहां पे 2 सेटिस्फाइड 2 हाइड्रोजन, एक सेटिस्फाइड 3 बची 3 हाइड्रोजन, देखो बन गया वो CH3 CH2 CH2 CH3। तो ये चीज आप एग्जाम में खुद से भी कर ले जाओगे, कार्बन कार्बन की चेन बनाना और हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर लेना। जैसे इसका एक और एग्जाम्पल है C3H6O। अब देखो यहां पे 3 कार्बन लगाए, C डबल बॉन्ड OH, कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड। यहां पे भी 3 कार्बन लगाए, यहां पे बेटा C डबल बॉन्ड O बीच वाले पे है, C डबल बॉन्ड O बीच। जब C डबल बॉन्ड O बीच में है और दोनों तरफ कार्बन, तब क्या है, कीटोन। अब देखो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है भाई, इसमें C डबल बॉन्ड O बीच में है, इसमें साइड में है, ये कीटोन है और ये एल्डिहाइड है।
ऐसी चीजों को बेटा हम लोग बोलते हैं आइसोमर्स, और यही दो आइसोमर्स सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक, अच्छा नेक्स्ट देखो बेटा, सैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड वो होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन में, ध्यान से, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो, यानी एल्केन होते हैं। जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n+2। और अनसैचुरेटेड कंपाउंड बेटा वो होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन में या तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। जनरल फॉर्मूला या तो एल्कीन का CnH2n या एल्काइन का CnH2n-2। बेटा ये जो सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं ये लेस रिएक्टिव होते हैं और अनसैचुरेटेड कंपाउंड मोर रिएक्टिव होते हैं। ये बात शायद यहां लिखी नहीं है, मैं लिख देता हूं, ये लेस रिएक्टिव होते हैं, और जाहिर सी बात है ये लेस हैं तो ये क्या हो जाएंगे, मोर रिएक्टिव होते हैं। तो डिफरेंस लिखने को आए तो ये 3 डिफरेंस लिख सकते हो, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2। दीज आर लेस रिएक्टिव, दीज आर मोर रिएक्टिव। क्लियर है? चलो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा कार्बन का एक फिनोमेना, एलोट्रॉफी। एलोट्रॉफी क्या होता है कि कोई सब्सटेंस या कोई एलिमेंट जब एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करे, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करे, उन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म को हम बोलते हैं एलोट्रोप, और इस फिनोमेना को बोलते हैं एलोट्रॉफी। बेटा ये जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है, ये डिफरेंट फॉर्म्स सेम एलिमेंट से बनते हैं, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, क्योंकि केमिकली उसी चीज से बने, उसी एलिमेंट से बने हैं, कोई नया एलिमेंट नहीं आया, तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, पर फिजिकल प्रॉपर्टी बेटा अलग अलग हो जाती है। कार्बन ये फिनोमेना एग्जिबिट करता है। कार्बन देखो कैसे, डायमंड में एग्जिस्ट करता है, ग्रेफाइट में एग्जिस्ट करता है। डायमंड कार्बन से बनता है, ग्रेफाइट कार्बन से बनता है। डायमंड और ग्रेफाइट में डिफरेंस पूछ लिया बेटा, डायमंड इज द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस एंड ग्रेफाइट कैसा होता है, स्लिपरी सा होता है। दोनों बनते किससे हैं, कार्बन से बनते हैं। इससे ज्यादा डिफरेंस आपको लिखने नहीं है, ना ही एनसीईआरटी आपको बोलता है कि आप इनके स्ट्रक्चर्स या इनकी लेयर्स को समझो, समझने की जरूरत नहीं, वरना मैं हाइब्रिडाइजेशन बता दूंगा कि डायमंड का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, ग्रेफाइट का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, ये सब आपको पढ़ना नहीं है। चलो तो लाइक डायमंड एंड ग्रेफाइट। नेक्स्ट है बेटा कि अरे हाँ यार, ये सवाल तो आपने भी नहीं सोचा, मैंने पूछा, मैं पूछ लेता हूं, ये बताओ कि हम लोग कार्बन का ही चैप्टर क्यों पढ़ते हैं, नाइट्रोजन का क्यों नहीं पढ़ा, हाइड्रोजन का क्यों नहीं पढ़ा, सोडियम का क्यों नहीं पढ़ा? इस एक एलिमेंट को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों कि इसके लिए एनसीईआरटी में इतना बड़ा एक चैप्टर बना दिया? क्योंकि बेटा कार्बन इस दुनिया में सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाने वाला एलिमेंट है। इतने कंपाउंड इस दुनिया में कोई नहीं बनाता जितना कार्बन। बेटा आपके आसपास जितनी चीजें हैं सब कार्बन से बनी है। प्लास्टिक पॉलीमर कार्बन से बनता है, ये स्मार्ट बोर्ड प्लास्टिक पॉलीमर, ये भी कार्बन से बनता है। कपड़ा नायलॉन कार्बन से बनता है। खाना जो हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट कार्बन से बनता है। जिस चेयर पे आप बैठे हो वुड कार्बन की है। हमारे अगल बगल हर तरफ कार्बन है। कार्बन सबसे ज्यादा कंपाउंड, मिलियंस ऑफ कंपाउंड बनाता है। सवाल ये आता है कार्बन इतने कंपाउंड क्यों बनाता है? तो आपको 3 रीजन लिखने हैं। पहला सबसे बड़ा रीजन होता है कैटिनेशन। कैटिनेशन बेटा कार्बन की ये प्रॉपर्टी कि वो बहुत सारे अलग अलग कार्बन से जुड़ के या तो बहुत लंबी एक चेन बना लेगा, या तो एक रिंग बना लेगा, या तो ब्रांचिंग बना लेगा। ब्रांचिंग देखी थी, एक नीचे लटक गया था आइसोमेरिज्म में। हाँ, तो या तो स्ट्रेट चेन कार्बन 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 जुड़ के स्ट्रेट, या तो कार्बन 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 की रिंग बना लेगा, या कोई कार्बन नीचे लटक जाएगा। तो ये कार्बन की खुद से जुड़ने की सेल्फ लिंकेज की प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटिनेशन। प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू सेल्फ लिंक and form long chains of carbon atom, branch chains of carbon atoms or rings of carbon atom is called कैटनेशन। कैटनेशन की प्रॉपर्टी ग्रुप 14 में सिलिकॉन भी दिखाता है, पर कार्बन जितनी नहीं दिखाता। क्यों? कार्बन ही ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा क्यों दिखाता है? क्योंकि कार्बन का साइज छोटा होता है। छोटा होता है तो इसका न्यूक्लियस अगल बगल के एटम को अपनी तरफ खींच पाता है, अगल बगल के दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को भी अपने पास खींच पाता है। यही दूसरा रीजन बन जाता है कि कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं, ये भी पूछ चुका है बोर्ड में कि कार्बन के कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों होते हैं? क्यों? क्योंकि कार्बन का एटम छोटा होता है। छोटा बिकॉज कार्बन हैज स्मॉल एटम, और स्मॉल एटम होने से क्या होता है, अगल बगल के दूसरे एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन को ये खींच के पकड़ा रहता है। दूसरी बात है बेटा टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। अब कोई चीज अगर 1 बॉन्ड बना सकती है तो एक ही दूसरे एलिमेंट से जुड़ेगी। कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है तो चारों तरफ से अलग अलग दोस्तों का हाथ पकड़ लेगा और नए नए कंपाउंड बनाएगा। इसको बोलते हैं टेट्रावेलेंसी, 4 इसकी वैलेंसी होती है। तीसरी चीज है बेटा आइसोमेरिज्म, यानी बेटा एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में ये एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बना देगा। हमने देखा था C4H10, एक स्ट्रेट वाला, एक नीचे लटकने वाला। तो एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर। क्या NaCl ऐसा कर सकता है? नहीं, NaCl एक ही उसका फॉर्मूला NaCl है और बनता भी NaCl है, कोई डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं बन सकता। तो ये सारी प्रॉपर्टीज ये दिखाता है, इस वजह से कार्बन फॉर्म्स मिलियंस ऑफ कंपाउंड। नेक्स्ट बेटा हमें पढ़ने हैं केमिकल रिएक्शन, पर उसको स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं आपको ये 2 कंपाउंड के फॉर्मूले याद हों। एथेनॉल CH3CH2OH, एथेनोइक एसिड CH3COOH। प्लीज इन दोनों को पॉज करके याद कर लो, तभी आगे समझ में आएगा।
अब स्टार्ट करते हैं एथेनॉल CH3CH2OH। इसका पहला रिएक्शन है सोडियम मेटल के साथ। इसको आप ऐसे सोचो, थोड़ी देर के लिए बस दिमाग में सोचो कि ये एक एसिड है, एसिडिक रिएक्शन दिखा रहा है। जब कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या निकलता है? एसिड और मेटल क्या निकलता है? हाइड्रोजन गैस, बर्न्स विद अ पॉप साउंड। तो बेटा अगर ये एसिड है तो यहां से हाइड्रोजन निकाल दिया होगा और वहीं पे आप सोडियम को घुसा देना, CH3CH2ONA। ये रिएक्शन याद हो गया। नेक्स्ट है CH3CH2OH। एथेनॉल का रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट कर देंगे 443 केल्विन पे। कंसंट्रेटेड H2SO4 पानी का भूखा होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो ये एथेनॉल से कहेगा हमें पानी दे दो, इस कार्बन से कहेगा OH निकाल दो, इस कार्बन से कहेगा अपना एक H दे दो। OH और H और OH मिलके वाटर बन गया, बचा क्या? CH2, और यहां से भी हाइड्रोजन निकल गया CH2। तो CH2 बीच में बन गया डबल बॉन्ड, दो कार्बन तो एथ, डबल बॉन्ड तो इन। ठीक, नेक्स्ट रिएक्शन है एथेनॉल का ऑक्सीडेशन। दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको याद होने चाहिए, एल्कलाइन KMnO4, एसिडिफाइड K2Cr2O7। क्या करते हैं? एथेनॉल को ये ऑक्सीजन देते हैं। एथेनॉल को जब एक ऑक्सीजन और मिलेगा तो ये बन जाता है एथेनोइक एसिड, CH3COOH। दो कार्बन तो एथ, सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन में एन, और ओइक एसिड कैसा होता है? कलरलेस। एक चीज और याद रखना कि जब एल्कलाइन KMnO4 यूज करते हैं तो ये पर्पल कलर का होता है और इस रिएक्शन में अपना कलर लूज कर देता है। नेक्स्ट रिएक्शन है एथेनोइक एसिड की, नाम में ही एसिड लिखा है तो ये एसिड वाले सारे रिएक्शन देंगे जो एसिड बेसिस सॉल्ट में पढ़े थे। पहला रिएक्शन है इसका बेस के साथ। एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है? एसिड से निकलता है H+, बेस से निकलता है OH-, H और OH मिलके वाटर, और क्या बन गया? सॉल्ट। देखो यहां से H+ निकला, यहीं पे Na घुसा दो, CH3COONA। इसको बोलते हैं सोडियम एथेनोएट। दूसरा रिएक्शन है एसिड का मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ। जब एसिड मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और सॉल्ट। तो देखो यहां क्या निकला? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सॉल्ट। सॉल्ट कैसे बनाना है? एसिड से H+ निकाल दो और यहां पे Na घुसा दो, H+ निकाला, Na घुसाया। यहां पे भी सेम चीज, मेटल बाइकार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एसिड से H+ निकाल दो और यहां Na घुसा दो, CH3COONA। टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड आपको याद होगा, लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देता है, एक्सेस में पास करो तो मिल्कीनेस डिसअपियर। अगला रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्टरिफिकेशन। जो दो कंपाउंड मैंने आपको याद कराए, एथेनॉल और एथेनोइक एसिड, ये आपस में रिएक्ट करने लगते हैं। थोड़ी देर के लिए दिमाग में सोच लो, भाई ये तो एसिड है, सबको पता है, एथेनोइक एसिड। थोड़ी देर सोच लो कि ये एक बेस है, दिमाग में सोच लो ये एक बेस है। तो बेटा एसिड क्या निकालता है? H+, बेस से क्या निकलता है? OH-। H और OH मिलके क्या बन गए? वाटर। अब देखो यहां से H+ निकल गया, CH3COO, और यहां से OH। अब ये वाला पार्ट आके यहां पे जुड़ जाएगा, ये वाला पार्ट आके यहां पे, CH3COO CH2CH3। इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं एस्टर। ये कैसे होते हैं? स्वीट स्मेलिंग होते हैं। तो स्वीट स्मेलिंग है तो इसको परफ्यूम में यूज कर लिया, और कहां यूज कर लिया? फ्लेवरिंग द फूड में यूज कर लिया, फ्लेवरिंग एजेंट्स। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं, याद रखना। अब ये जो एस्टर बना है, इसका रिएक्शन अगर NaOH से करा दे तो उसको हम बोलते हैं सैपोनिफिकेशन। तो ये एस्टर उठा लो और NaOH लगा दो। अब ध्यान से सुनो, यहां से निकालना है अल्कोहल, CH3CH2O, और यहां से पकड़ लो H, CH3CH2O, यहां से पकड़ लो H, क्या निकला? CH3CH2OH। एथेनॉल पहले बना दो। अब बचा क्या? CH3CO और यहां से ONA, CH3COONA, सोडियम एथेनोएट। बेटा ये यूज होता है सोप इंडस्ट्री के अंदर, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम सैपोनिफिकेशन। नेक्स्ट है बेटा एडिशन रिएक्शन। जो भी आपके डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड होते हैं, अनसैचुरेटेड जो होते हैं, वो देते हैं एडिशन रिएक्शन। जैसे यहां पे हमने ले लिया इथीन, दो कार्बन तो एथ, डबल बॉन्ड तो इन। इसमें हमने हाइड्रोजन को ऐड करना चाहा। अब हाइड्रोजन इसमें कैसे ऐड होगा? डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट जाएगा, एक H यहां लग जाएगा, एक H यहां लग जाएगा, क्या बना? एक बॉन्ड गायब हो गया, एक H उधर, एक H इधर। तो दो कार्बन तो एथ, सिंगल बॉन्ड तो एन। तो इथीन, ये क्या है? इथीन से क्या बन जाता है? इथेन। कैटलिस्ट क्या रखता है? याद रखना, कैटलिस्ट होता है निकल कैटलिस्ट या पैलेडियम या प्लैटिनम। एनसीईआरटी में ये और ये दिया है, वैसे बहुत सारे कैटलिस्ट होते हैं। तो इस प्रोसेस को जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। हो सकता हो क्लोरीन ऐड होता तो क्लोरीनेशन, ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, पर एनसीईआरटी में सिर्फ यही है। ये यूज होता है हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल में।
अब एडिशन था एल्कीन और एल्काइन में, अब आ गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये होता है एल्केन में यानी सैचुरेटेड में। बेटा एल्केन थोड़े से कम रिएक्टिव होते हैं, तो ये वाला रिएक्शन कराने के लिए सनलाइट डालनी पड़ती है एनर्जी देने के लिए। हमने एल्केन कौन सा लिया, मिथेन ले लिया, क्लोरीन के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे, रिएक्शन का नाम सब्स्टिट्यूशन, यानी कोई बाहर जाएगा कोई अंदर आएगा। तो यहां से बेटा हाइड्रोजन बाहर जाएगा और यहां से इसके अंदर एक Cl आ जाएगा, तो हाइड्रोजन बाहर चला गया, Cl अंदर आया, CH3Cl क्लोरो मिथेन यहां पे बन गया, यहां से एक H निकला, यहां से एक Cl निकल गया, HCl बन गया। कौन दिखाता है, सैचुरेटेड कंपाउंड दिखाते हैं, कम रिएक्टिव होते हैं इसलिए सनलाइट लगती है। नेक्स्ट है बेटा कंबशन। आपके पास कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, अल्कोहल हो, किसी का भी कंप्लीट ऑक्सीडेशन करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, हीट एनर्जी निकलेगा। देखो मिथेन का ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट। एथेनॉल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट। तो याद कर लो कंप्लीट ऑक्सीडेशन से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट निकलता है। जब बेटा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को आप हीट करते हो, ऑक्सीडाइज करते हो, कंबशन करते हो तो क्लीन ब्लू फ्लेम होता है, पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जब आप हीट करते हो, जब कंबशन करते हो तो येलो फ्लेम निकलती है विद ब्लैक स्मोक। अगर इनकंप्लीट कंबशन हो रहा है तो कार्बन सूत बनती है, ये याद रखना। क्या बनती है, कार्बन सूत। जैसे कई बार आपने घर में देखा होगा चाय का जो पतीला होता है नीचे से क्या हो जाता है, काला हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो आपके गैस सिलेंडर के अंदर गैस थी उसका इनकंप्लीट कंबशन यहां पे हो रहा था, इसीलिए कार्बन सूत का फॉर्मेशन होने लगता है। नेक्स्ट है बेटा हमारा सोप। सोप क्या होते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होते हैं, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं। सोप में एक होता है हेड, एक होती है टेल। जो इसका हेड होता है इसको पानी से बहुत प्यार होता है, हाइड्रोफिलिक, पानी से लव करता है। इसकी जो टेल होती है इसे पानी से डर लगता है, हाइड्रोफोबिक होती है। तो बेटा सोप की कहानी क्या होती है, मान लो यहां पे आपके कपड़े पे एक दाग लगा है। जनरली जो दाग होते हैं वो तेल के, ऑयल के होते हैं। मोस्ट ऑफ द डर्ट इज ऑयल। अब ये जो दाग लगा है इसको हमने जूम कर लिया 100x, तो ये ऐसा कुछ दिखेगा। दाग ऐसा तो है नहीं कि चिपका हुआ है, तो 2D है। 3D में छोटे छोटे अगर देखोगे कंकड़ कंकड़ कंकड़, लास्ट में देखोगे 3D जैसा, तो ये दाग यहां पे मुझे दिख रहा है। अब बेटा ये सोप का मॉलिक्यूल आता है, इस वाले पार्ट को पानी से प्यार है तो ये पार्ट पानी की तरफ चला गया, इस वाले पार्ट को पानी से डर लगता है तो ये डर्ट के अंदर घुस गया। भाई इसके ऊपर आप पानी डाल दो, इस शर्ट के ऊपर पानी, और इसको जूम कर दिया तो हर तरफ पानी है और बीच में क्या है, डर्ट। डर्ट मतलब ऑयल। तो बेटा इस पार्ट को पानी से प्यार है तो ये पानी की तरफ चला गया, इस पार्ट को पानी से डर है तो ये घुस गया गंदगी के अंदर, ए ऐसे। अब बेटा क्या होता है, जब ये ऐसे ऐसे अंदर घुस जाते हैं तो पूरी तरह से डर्ट को हर तरफ से कवर कर लेते हैं और बनता है माइसेल। इसको हम लोग बोलते हैं माइसेल। बीच में क्या है बेटा, आपकी डर्ट या ऑयल है। ये कौन सा पार्ट घुस गया, जिसको पानी से डर लगता है, और हेड जिसको पानी से प्यार है वो पानी की तरफ। यहां क्या है, हर तरफ पानी है और बीच में हमारी डर्ट। ये देखने में 2D लग रहा है, असल में 3D में होगा। मान लो ये शर्ट है और ये हमारा डर्ट, तो भाई पानी इसके हर तरफ है ना, तो जो इसका हेड है उसको तो पानी से प्यार है, वो पानी की तरफ है, और टेल घुस गई डर्ट के अंदर, हेड बाहर टेल अंदर। इस तरह से एक माइसेल बन जाता है। ये एग्जाम में माइसेल फॉर्मेशन पूछता है, ये डायग्राम जरूर से प्रैक्टिस कर लेना। अब इसके बाद इसके ऊपर पानी डालोगे तो डर्ट इसके अंदर फंस के साबुन के साथ, सोप के साथ बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट है बेटा हमारा सोप और डिटर्जेंट का डिफरेंस। पहले समझ लो हार्ड वाटर क्या होता है, खारा पानी, जिसमें बेटा कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट हो। सिंपल, किसके सॉल्ट हो, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट हो जिस पानी में, वो खारा पानी है। अब जो हमारा सोप होता है वो नॉर्मल पानी के साथ तो बढ़िया धुलाई कर देता है, बढ़िया झाग बनाता है, पर खारे पानी के साथ झाग नहीं बना पाता। इसीलिए बेटा डिटर्जेंट्स की नीड हो गई। डिटर्जेंट क्या होते हैं, दे आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड होते हैं। और सोप क्या होते थे, दे आर सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। फैटी का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये क्या है, सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक। ये सल्फोनिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। पहला डिफरेंस तो ये हो गया। अब सोप की प्रॉब्लम क्या थी कि वो हार्ड वाटर के साथ कपड़ा धुल नहीं पाता, झाग नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, सोप कैन नॉट बी यूज्ड विथ हार्ड वाटर, डू नॉट गिव विथ फोम विथ हार्ड वाटर, दे फॉर्म प्रेसिपिटेट, मतलब इनसॉल्युबल, कुछ प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल विथ सॉल्ट्स प्रेजेंट इन हार्ड वाटर। हार्ड वाटर में भाई किसके, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट है,
और सोप भी क्या है, एक केमिकल कंपाउंड है। तो ये हार्ड वाटर के सॉल्ट के साथ रिएक्ट करके इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बना लेता है और झाग नहीं देता, जबकि डिटर्जेंट ऐसा कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं बनाता, मस्त झाग देता है और हार्ड वाटर के साथ भी यूज हो सकता है। यही बात लिखी है, डिटर्जेंट वर्क वेल विथ हार्ड वाटर, गिव फोम विथ हार्ड वाटर, डू नॉट फॉर्म प्रेसिपिटेट विथ हार्ड वाटर। यहां पे बेटा ये लेक्चर होता है समाप्त, और इस लेक्चर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो सोल्यूशन का लिंक वीडियो के नीचे थोड़ी देर में लग जाएगा, एक दिन के अंदर।